नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। नमो बुद्धाय जय भीम। हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं मोतीलाल आलमचंद साहब से। और मोतीलाल आलमचंद साहब हिंदी के युवा लेखक हैं, कवि और सामाजिक विचारक हैं। आपकी अभी तक 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है और 5वीं किताब अभी प्रकाशन में आने वाली है। तो उसका भी फाइनल ड्राफ्टिंग हो चुका है और वो भी 1-2 महीने के अंदर में लगभग जी जी बिल्कुल। आपके बीच में आ जाएगी। तो अभी तक की जो 4 किताबें साहब की जो प्रकाशित हुई है, तो ये रिसेंटली हुई है साची दान, साची दानंग। साची दान, आओ सीखे धम्म लिपि, ये वाली बुक है। उसके पहले आपकी अ, नई कोपले, ये वाली बुक आ चुकी है। और कितने भारत एक सामाजिक वेदना, ये वाली बुक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और मधु मानसगंज, मधुमासगंज। मधु मासगंज, हाँ। प्रेम, प्रपीड़न और और प्रपंच। प्रपंच, ये उपन्यास है। ये उपन्यास है। अच्छा जी जी अच्छा अच्छा अच्छा। उपन्यास। तो ये किस संबंध में उपन्यास है? ये सामाजिक सरोकार को लेकर ही लिखा गया अच्छा, उपन्यास है। सामाजिक सरोकार। तो आज हमारा जो साहब से ज़्यादातर जब हम बात करेंगे, तो साहब वैसे बहुत सारे विषयों के ज्ञाता है, लेकिन सबसे बड़े वो ज्ञाता है धम्म लिपि को लेकर। ये तो उपन्यास अच्छी बात है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और भी आएंगे, लेकिन धम्म लिपि को लेकर उनका जो ऐतिहासिक कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है। और इसके कारण ही हम साहब से आज मुलाकात करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमको टाइम दिया है अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से। तो साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और तो मैं संक्षेप में परिचय देने जा रहा हूँ आलमचंद साहब का। तो आलमचंद साहब मध्य प्रदेश राज्य के अंदर अशोकनगर जिले के ग्राम बेहरिया में इनका जन्म हुआ है। हाई स्कूल की परीक्षा आपने अशोकनगर नवोदय विद्यालय से और हायर सेकेंडरी की परीक्षा मुंबई से उत्तीर्ण की है। स्नातक भोपाल से आपका हुआ है और स्नातकोत्तर भी भोपाल से ही, इंदौर से हुआ है। और कई प्रतियोगी परीक्षा में भी आपने परचम लहराया है। आप मध्य प्रदेश शासन के अंदर एक अधिकारी भी हैं। और बाकी आपका सबसे बड़ा जो शौक़ है वो है लेखन का और जी। नया नया शोध करने का। तो आपका आज बहुत सारा ज्ञानवर्धन होने वाला है, क्योंकि अ, साहब ने जो मेहनत की है और उस मेहनत का फल हमको जो मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साची दानंग जो किताब आपने लिखी है कि आओ सीखे धम्म लिपि। जी और बहुत से लोगों के लिए हो सकता है धम्म लिपि एक नया शब्द हो, क्योंकि अभी तक हम ब्राह्मी लिपि ऐसे शब्द सुनते आए हैं। और ज़्यादा समय न लेके मैं सबसे पहले साहब से ये जानना चाहूँगा कि ये धम्म लिपि क्या है, जो आपने किताब का एक टाइटल ही दिया है कि धम्म लिपि साची सीखे। दान। हाँ। एक्चुअली धम्म लिपि सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख भारतीय भूभाग में हमें देखने को मिलते हैं, वो समस्त शिलालेख धम्म लिपि में ही लिखे गए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। जब यह लिपि लिखी गई उस समय सम्राट अशोक ने, तो अपने शिलालेखों में सम्राट अशोक ने खुद लिखा है, यंग धम्म लिपि लिखा पिता। गन्नार का जो चतुर शिलालेख है उसमें लिखते हैं, यंग धम्म लिपि लिखा पिता। यह आप धौली में एक और चतुर्दश शिलालेख मिला है, जौगढ़ में मिला है, वहाँ भी इसी प्रकार ये अपना जब शिलालेख स्टार्ट करते हैं तो उसमें यंग धम्मलिपि लिखा पिता या लेखिता, इस तरह के शब्दावली से स्टार्ट करते हैं। मतलब जो वहाँ पर जो पूरी की पूरी राजज्ञा लिखवाई जा रही है वो धम्म लिपि में लिख रहे हैं। लेकिन कालांतर में यह लिपि का जो नामकरण है और उस समय के जो मूल अक्षर थे वो उसको लोग भूल गए यहाँ के। और 1837 में जब जेम्स प्रिंसेप साहब दोबारा यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने जब इन शिलालेखों को यहाँ पर बहुतायात मात्रा में देखा तो अंग्रेजों के मन में एक जिज्ञासा जागी कि इस लिपि पर क्या लिखा हुआ है। जब ये जिज्ञासा जागी तो उन्होंने मेहनत की, तो जेम्स प्रिंसेप ने लगभग 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। तब यह ज्ञात हुआ कि इस धरा पर एक बहुत महान राजा पैदा हुए थे
उनके शिलालेख हैं। अच्छा अच्छा। जी, तो वो शिलालेखों में देवनाम पिये पियदस्सी, एक्चुअली ये नाम उन्हें देखने को मिला था। हम्म, ये एक्चुअली एक कहना चाहिए एक दुर्भाग्य रहा कि जेम्स प्रिंस साहब असली नाम जो सम्राट अशोक का है अशोक, अशोक लिखा शिलालेख उस समय तक नहीं मिला था। हम्म, सबसे पहला शिलालेख अशोक शब्द लिखा हुआ वो 1915 में मिला मस्की में। अच्छा अच्छा। जी, उसके पहले देवनाम पिये पियदस्सी, चलिए यही नाम उपयोग करते थे। तो भारतीय मूल की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो लिपि है वो एक्चुअली लिपि का जो विकास है वो सम्राट अशोक के शासनकाल से देखने को मिलता है। ये हम ये कह सकते हैं कि लिपि के जो सृजन करता है वो सम्राट अशोक का शासनकाल है। और सम्राट अशोक का शासनकाल में कौन लिपि का विकास कर रहा है? एक्चुअली उस समय शिक्षा देने का काम संघ का होता था, अच्छा अच्छा। भिक्खू संघ का होता था। तो हम्म, स्वाभाविक रूप से जो भिक्खू संघ की लिपि रही होगी। हम्म, और भिक्खू जब अशोक कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपना तलवार त्यागी और बुद्ध की धम्म की शरण ली, तो उस लिपि को अपनाकर उन्होंने अपने शिलालेख खुदवाए होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो धम्म लिपि मोटा मोटा यही है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो लिपि ईजाद की गई है और जो पहली लिपि है जिसे हम मदर स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, उस लिपि का जो लेखन है, उस लिपि को सीखने का जो लेखन है, उसकी भाषा आप प्राकृतिक या पाली कह सकते हैं। उस पाली के प्राकृतिक भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का उपयोग किया वह धम्म लिपि है। कालांतर में उसको ब्राह्मी नाम दिया है कि ब्राह्मी शब्द भी एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है, ललित बिस्तर, उसके आधार पर दिया गया है। लेकिन मैं उस जो नामकरण जो किया है वो उसको उचित नहीं मानता। जो सृजन करता है वो उस लिपि को धम्म लिपि कह रहे हैं, तो हमें भी उनके मूल नाम स्वीकार करते हुए लिपि का धम्म लिपि के रूप में स्वीकार करें और उसी रूप में उसको जाने और पहचानें। इसलिए जब मैंने इस लिपि को सीखा तो उस लिपि का हमने मूल नाम जो उस लिपि में ओरिजिनल लिखा हुआ है, जो सम्राट अशोक के शासनकाल से चला आ रहा है, वो अभिलेख आज भी मौजूद है। तो ओरिजिनल नाम हमने धम्म लिपि ही स्वीकार किया और धम्म लिपि को लिखकर इसमें धम्म लिपि के नाम से ही हम लोगों को यह लिपि सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। मुझे एक और चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि ये लिपि तो कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी, जी, तो फिर आपको कैसी प्रेरणा मिली और कहाँ से कैसा मतलब कि ज्ञान है कि आपको ये लिपि एक्चुअली मतलब। सम्राट अशोक के अभिलेख ढेरों हैं। अच्छा। आप पास में देखेंगे सांची जो स्तूप है, हम्म, वहाँ छोटे-छोटे ढेरों अभिलेख खुदे हुए हैं। बराबर। आप यदि सांची जाएँगे, जो वो सांची स्तूप की जो वेदिका है, उसपे बहुत छोटे-छोटे 3-3 4-4 शब्द के या 5-5 शब्द के अभिलेख खुदे हुए हैं। हम्म, तो उन अभिलेखों को जब आप देखने जाते हैं सांची, तो वो जो लिखे हुए हैं अभिलेख, उनको आप नहीं पढ़ पाते। बराबर। जब मैं भी से सांची के आसपास कई वर्षों से मैं रह रहा हूँ, एक्चुअली मेरा जो गृह जिला है वो भी पास में ही है, तो मेरा सांची पे कई बार आना-जाना रहा, लेकिन वो अभिलेखों को मैं नहीं पढ़ पाता था, तो हम्म, मुझे एक अधूरापन लगता था। और सांची से लगाव होने के कारण मेरा बार-बार वहाँ पहुँचना होता था। एक मन में जिज्ञासा जागी कि इन अभिलेखों को पढ़ा जाए, इस लिपि को पढ़ा जाए। तो मैंने रात-दिन मेहनत करके इस लिपि को सीखा। एक्चुअली इसकी क्लासेस तो कोई होती नहीं है। हाँ वही मुझे वही बोल रहे। लेटर ज्ञान अगला प्राप्त हुआ था, जो वर्णमाला है, वो किस तरह से लिखी जाती है, वो प्राप्त हुआ। तो वर्णमाला सीख के ही मैंने सांची की अभिलेख जितने भी खुदे हुए हैं, सांची स्तूप पर, सभी अभिलेखों को मैंने मूलतः वहीं से ओरिजिनली उसको पढ़ा, लिखा, उसका फिर ट्रांसलेट किया। हम्म, तो इस तरह से जो मेरा कलेक्शन है सांची दानम किताब में, इसमें आप धम्मलिपि तो सीख सकते ही हैं, पूरी धम्मलिपि आप सीख सकेंगे बड़े आसानी से। और जब सांची आप जाएँ कभी, तो सांची पर हमने नामकरण कर दिया है। इस बुक में नंबरिंग कर दी है पिलर वाइज़ ये स्लैब्स जो लगे हुए हैं, उसमें हमने नंबरिंग कर दी है, किस प्लेट पर या किस कॉलम पर कौन-सा अभिलेख खुदा हुआ है। तो इस किताब के माध्यम से आप सांची के हर शिलालेख को आप बड़ी आसानी से, सूक्ष्मता से पढ़ सकेंगे। ये किताब की बड़ी खूबी है इसकी। अच्छा अच्छा, ये सांची जी, दानम की। जी। अच्छा, ऐसे अभिलेख हमने इधर तालपुरा में भी देखे हैं, उधर अपने सारूमारू में भी देखे जी, हैं। जी। तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी आपका कभी जाना हुआ हाँ, क्या? सारू-मारू में गया अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। सारू-मारू में भी अभिलेख खुदे हुए हैं। एक बहुत छोटा 9 अक्षर का अभिलेख है और एक लघु शिलालेख भी है। अच्छा अच्छा। तो एक आपका रूपनाथ कटनी में भी है, हम्म। गुजर्रा में है, दतिया में। इस तरह के कई अभिलेख, कुछ उज्जैन में भी मिले हैं, कुछ छोटे-छोटे अभिलेख। तो अभिलेख तो कई जगह से प्राप्त हुए हैं। खासकर दानदाताओं के भरूच में एक बहुत बड़े स्तूप मिले, वहाँ भी बहुत बड़े अभिलेख भरूच कई, मतलब वो सतना के तरफ है। सतना के पास में। हम्म, तो अभिलेख बहुत मिले हैं, बहुत विस्तृत मात्रा में ये विरासत फैली हुई है।
लेकिन जितना इसका स्टडी होना चाहिए था, इसका प्रचार होना चाहिए था, एक्चुअली हमारी मातृ लिपि है, मतलब मदर स्क्रिप्ट है ये, तो उसको जनता में जितना जल्दी पहुंचना चाहिए था, जनता में पहुंची नहीं। तो मेरा मकसद यही था कि यह जो लिपि है, हमारे पुरखों की लिपि है, हमारा गौरव है, एक्चुअली ये ऐतिहासिक गौरव है कि सबसे प्राचीन पठनीय लिपि है ये। इसी लिपि से भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की लिपियाँ निकली है, और हम हम्म, जो मूल है, जो जड़ है या स्रोत है जो, उसको हम भूल गए। तो यह लिपि बड़ी सहज सरल है। तो इस लिपि को यदि आप थोड़े दिन में सीखना चाहें, 15 से 20 दिन में यदि सीखना चाहेंगे आप, तो बड़े आसानी से सीख सकेंगे। इसमें मैं आपको एक मज़ेदार बात और बताता हूँ। जैसे मैं सांची दानंग जो पुस्तक लिखते समय जो मैंने रिसर्च की, तो सांची की जो वेदिका स्तूप की, मुख्य स्तूप की जो वेदिका है, उसमें मुझे 29 जो पट्टिका है, शिला पट्टिका जो वेदिका में लगी हुई है, एक कॉलम होता है ऐसा, और एक पट्टिका होती है, 3 पट्टिका है। तो 29 पट्टिका जो उल्टी लगी हुई है। अच्छा, हाँ, मतलब जबकि सीधी लगने के बजाय उल्टी ऐसी लगी। लग रही थी, उल्टी लगी हुई है। हाँ हाँ। ये मुझे पहले पता नहीं था। जब मैंने इस पर रिसर्च किया, जब पता चला कि इसमें पट्टिकाएँ 29 पट्टिकाएँ उल्टी लिखी है, और ये हम्म, विश्व विरासत सूची में शामिल है। वो कैसे पकड़ में आया कि चलो जो अभिलेख लिखे हैं, वो उल्टे लिखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो लिखे हैं कि लगाए गए बाद में? एक्चुअली वो पट्टी पर तो सही लिखे गए होंगे। जब हाँ। उसका जीर्णोद्धार हुआ है, अच्छा, वो जब उस समय जो मजदूरों ने उनको पट्टी का सीधी इस तरह के लगाने थे, उनको उल्टा लगा उल्टा दिया। लगा तो दिया। उस पे अभिलेख उल्टे लिखे हुए। तो एक बड़ी मजेदार बात ये सामने आई किताब की रिसर्च के दौरान, कि हम इतने दिनों से वहाँ जा रहे हैं, इतनी विश्व विरासत सूची में वो धरोहर हमारी शामिल है, और 29 पट्टिकाएँ, बहुत बड़ी संख्या है, उसमें उल्टी लगी हुई है। इस पर सर आर्कियोलॉजिकल विभाग का भी पता नहीं संज्ञान उन्होंने लिया है या गया है कि नहीं गया, उनको ज्ञात भी है कि नहीं। तो उस ये हमें पता होना चाहिए। जब बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। स्थान को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, उसे यदि आप देखने जाते हैं, तो वहाँ की हर बारीक से बारीक जो उसका ज्ञान है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उसको कॉलम पे भी इसको खोला है, कौन से कॉलम पे कौन सी पट्टी का शिलालेख उल्टा लिखा हुआ है। तो हम्म। आप कभी अब सांची जाएंगे, तो किताब के माध्यम से उन शिलालेखों को आप खुद देख सकेंगे कि उल्टे लगे हुए हैं। तो इस किताब की एक बड़ी खूबी ये भी कि रिसर्च में हमको पता चला। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती है, मतलब ये छोटी मोटी गलती नहीं है। हाँ, बहुत बड़ी गलती और है। विश्व धरोहर है वो भी। हाँ, विश्व और धरोहर है। विश्व और धरोहर इस तरह की 29 पट्टिकाँ उल्टी लगा देना विश्व मैं। धरोहर है। विश्व धरोहर में जैसे विश्व के अंदर भी वो चीज़ जाती है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो पूरा वो पहचान में इसलिए नहीं आती कि उस लिपि को जानते नहीं है। जानते नहीं, इसलिए चुपचाप है सब लोग। हाँ, वो नहीं, किसी को समझ में नहीं उल्टी लगी, सीधी लगी है। हाँ हाँ वो जो लिपि को पढ़ सकेगा और उन शिलालेखों तक पहुँचेगा जहाँ वो उल्टे लगी है पट्टिका, तब ये उनको संज्ञान में आएगा कि उल्टी लगी है। तो इस किताब के माध्यम से लिपि आप पढ़ेंगे, तब बिल्कुल संज्ञान में बिल्कुल आपको आएगा 29 बिल्कुल। शिलालेख पट्टिका है। सांची के जो मुख्य स्तूप उसमें उल्टी लगी है। अच्छा, वर्तमान के अंदर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य व्यक्ति धम्म लिपि को सीखना चाहे, जी, जी। तो उसके लिए क्या विकल्प है, मतलब अभी उपस्थित? एक्चुअली धम्म लिपि किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती अभी। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलों में भी अभी कुछ स्कूलों ने संपर्क किया है। कुछ स्कूलों में इसको प्राथमिक तौर पर सिखाने के लिए उन्होंने हमसे संपर्क किया है कि इसमें धम्म लिपि हम सिखाएँगे। तो मुझे ऐसा कहा भी आपकी किताब है, आपका कुछ सिलेबस डिज़ाइन कीजिए। उस पे काम चल रहा है। हमारी टीम है, हमारे कुछ साथी हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ जो स्कूल इसमें चाहते हैं कि धम्म लिपि सिखाना चाहते हैं बच्चों को, शुरू से हम ज्ञान देना चाहते हैं। तो स्वागत है ऐसे लोगों का। उसमें हम एक सरल सा कोर्स डिज़ाइन हमने किया है। एक किताब इसमें अंडर पब्लिकेशन है, अगले सप्ताह, हम्म, अगले माह तक आ जाएगी बाज़ार में जहाँ तक। तो उस किताब के माध्यम से आप, या सांचीदानम किताब के माध्यम से आप धम्म लिपि बड़े आसानी से सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जहाँ शिलालेख है वो भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अब जो एक्चुअली भाषा है, उसकी पाली प्राकृतिक भाषा है। तो उसके लिए आपको पाली की डिक्शनरी का सहयोग लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप लिपि तो पढ़ लेंगे, हम्म। लेकिन वो एक्चुअली जो हम अभी जो हिंदी बोल रहे हैं, इसका जन्म भी एक्चुअली वहीं से आया है। प्राकृतिक पाली से होती ही हिंदी आई है। तो बहुत से शब्द हम जो उपयोग करते हैं, वो वहाँ से ही अभ्रसित होकर हम उपयोग कर रहे हैं। तो कोई एकदम पृथक भाषा नहीं है, पृथक लिपि नहीं है। जो हम हिंदी में, देवनागरी में जो स्वर या व्यंजन, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे का सारा जो पूरा का पूरा जो वर्णमाला है, पूरा धम्म लिपि से ही लिया हुआ है हिंदी ने। ना केवल हिंदी ने, बल्कि तेलुगु, हम्म। आपकी कन्नड़ या और भी अन्य भाषाएं, जो वर्णमाला है पूरा का पूरा धम्म लिपि से लिया है। इवन ऐसे आपको धम्म लिपि पढ़ेंगे, तो धम्म लिपि में एक्चुअली मूलतः 9 स्वर थे। हम्म।
इसमें आई और औ, अशोक के शासनकाल में जितने अभिलेख लिखे गए हैं उसमें आई और औ का उपयोग नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, और जो एक्चुअली डॉट जिसको अंग बोलते हैं हिंदी में, पाली में उसको या प्राकृतिक में जाएंगे अशोक के अभिलेखों में निगहित कहलाता है, या निगहिता या निगहित। तो उस निगहित का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ऐसे बुद्ध को बुद्धंग, तो बुद्धंग जो ऊपर डॉट लगा है ये निगहित है, अनुस्वर है। एक्चुअली पाली में उसको व्यंजन में काउंट करते हैं और अनुस्वर को यहाँ हिंदी में अपन स्वर में काउंट करते स्वर हैं, में काउंट करते स्वर के तरह काउंट करते हैं। तो जो निगहित है इसका बहुत बड़ा उपयोग था। बुद्धंग शरणं गच्छामि, तो बुद्धंग है जो हमारे वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, हमारा वाइब्रेशन आप देखें बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि, तो उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है, सकारात्मक ऊर्जा जो पैदा होती है। लेकिन जब आपको हिंदी में आप पढ़ेंगे उसको, तो जो डॉट है निगहित को आधा माँ माँ में हलंत कर दिया, बुद्धम, बुद्धम मतलब शब्द बंध गया। शब्द बन गया, मतलब वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हुआ, वाइब्रेशन का जो उसका मूल जो है, उसका प्रयोजन था, मूल जो ऊर्जा पैदा हो जो रही थी ऊर्जा पैदा हो रही थी वो नहीं हो वो रही, ऊर्जा खत्म हो गई। खत्म हो गई, मतलब भाई आप बुद्धंग को एक बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं, आप खुद बोल के देखिए बुद्धंग, मतलब बहुत अपार संभावना है। और बुद्धम में जो ऊर्जा का जो स्रोत था उसको कट कर दिया। तो जो भाषा या जो जिस लिपि में जो ज्ञान उपलब्ध है, ये तो आप भी मानते हैं, कोई अंग्रेजी में यदि ज्ञान उपलब्ध है, आप अंग्रेजी में उसका अध्ययन करेंगे तो उसका अलग मजा है। तो हर भाषा का अपनी शैली होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही पाली प्राकृतिक है, वही बुद्ध के ज्ञान की है। यदि आप बुद्ध के ज्ञान को आप पाली में पढ़ेंगे, धम्म लिपि में पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ओरिजिनलिटी, उसका एक अलग रस है। और आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो बात तो पहुंचेगी, संप्रेषण होगा, लेकिन उस हद तक संप्रेषण नहीं होगा जिस हद तक होना चाहिए था। आप एक ही शब्द से आप यहाँ पे ले लीजिए, बुद्धंग से ही या धम्मंग या शरणंग, तो उसमें जो ऊर्जा पैदा होती है वो एक अतुलनीय है, उससे आप तुलना नहीं कर सकते। लेकिन जब वही आप, जैसे इस किताब का नाम है सांची दानंग, दानंग, अब अंग्रेजी में आप लोग दानम, अंग्रेजी में आप रोमन में तो भी शब्द बन रहा है, हिंदी में आए तो भी शब्द बन रहा है, हिंदी में बन रहा है, जैसे हम हिंदी में बंद हो रहा पढ़ते शब्द, तो उसका जो असल जो रस था शब्द का, हैं। वो संप्रेषण नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली दानंग शब्द का भी लेने का अर्थ वहीं से है, जो सांची का जो स्तूप है उसकी वेदिका पर ढेरों दान संबंधी अभिलेख खोदे हुए हैं। और आपको बता दूं कि जो सबसे पहले शब्द पढ़ा गया वो दानंग शब्द ही पढ़ा था। दानंग ही पढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहले एक्चुअली दानंग बड़ा सरल शब्द था, इस तरह आपको दिख रहा होगा, जो दा इसमें है ये अभी हिंदी में उसको उल्टा कर दो तो हिंदी का दा हो जाएगा। हाँ, उल्टा कर दो हिंदी का। डॉट है ये, एक्चुअली डॉट अभी भी उपयोग होता है, ये अक्षर और पढ़ लिया ना, पर उसको दानंग पढ़ लिया गया था। तो सबसे पहला जो शब्द पढ़ा गया था जॉन प्रिंस साहब ने, वो दानंग शब्द ही पढ़ा था। तो सांची से रिलेटेड होने के कारण मैंने इस दानंग शब्द के इसकी इम्पोर्टेंस को झांकते हुए इसका नाम सांची दानंग पुस्तक रखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, और एक्चुअली वहाँ पर जितने भी दानदाता हैं, एक्चुअली दानदाता वहाँ लोकल नहीं है, केवल विदिशा के नहीं है, उज्जैन के ढेरों दानदाता है। अच्छा अच्छा। ऐसे बहुत से शहरों के दानदाता हैं, ग्रामों के, जो आज गांव वो अस्तित्व में नहीं है, नामकरण बदल गया है। नदी नगर कई बार उपयोग हुआ है, नदी नगर, नदी नगर, नदी नगर तो अभी जसो गांव, जसो गांव, गांव मतलब ग्राम हो गया अभी, जसो गांव, हम्म। तो जसो गांव आसपास हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, या उसका नामकरण बदल गया हुआ। कदरी गांव, कदरी गांव को बहुत से इतिहासकारों ने कदवाया, जो ईसागढ़ के पास है, उससे लगाया है। कुरर घर, हमें विनय पिटक में भी कुरर घर एक शब्द, जगह का स्थान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ भी इस तरह की शब्दावली हमें देखने को मिलती है। तो हमें न केवल ये बुद्ध धर्म की ओर से महत्वपूर्ण है, धर्म के हिसाब से ये जगह महत्वपूर्ण है, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से ये हमें पुरातत्व के साक्ष्य के रूप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2300 साल पहले किस तरह के नाम चलते थे, किस तरह के नामकरण व्यक्तियों के नाम होते थे, वो हमें ओरिजिनलिटी में वहाँ देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली जो स्तूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रथम जो मुख्य स्तूप है वो भगवान बुद्ध के उसमें अवशेष है, जो बड़ा वाला स्तूप है, जो सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, हाँ, उसमें उसके हाँ भगवान बुद्ध के अवशेष है ऐसा माना जाता है। और उसके पास में एक स्तूप और बना हुआ है,
स्तूप क्रमांक 3 है वो। चल 2 नंबर का जो स्तूप है वो नीचे है। 2 नंबर नीचे बराबर नीचे है जो हाँ, आपका बुद्ध विहार बना हुआ, बिहार से आप नीचे जाएँगे। वो स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे वाला। हाँ, उसमें 10 भिक्षुओं की अस्थियाँ हैं। अच्छा, अच्छा 10 वो भिक्षुओं के अस्थि संचयन है उसमें। सबसे नीचे वाला जो हाँ, जो बावड़ियाँ बनी है। बावड़ी और हाँ, 10 भिक्षु जो एक पीढ़ी की नहीं है, ये और महत्वपूर्ण है। अच्छा अलग-अलग पीढ़ी के। 3 पीढ़ियों के हैं। हुँ, हुँ, हुँ। 3 पीढ़ियों के उनके भिक्षुओं का अस्थि संचयन है। वो बहुत महत्वपूर्ण भिक्षु है। उसपे वो कमल का फूल वगैरह और वो सब मैंने हाँ, धम्मचक्र वगैरह सब एक्चुअली कमल थे। का फूल तो बुद्ध का हुँ, प्रतीक हुँ, है। नहीं उसमें है मतलब कमल का फूल है, शेर है, हाँ, 4 है, शेर वाला उसपे जो है। भी बहुत से उसपे अभिलेख खुदे हुए हैं। आप 2 हुँ, नंबर पे जाएँगे, वहाँ भी वेदिका हुँ। है, उसपे भी अभिलेख खुदे हुए हैं। हुँ, हुँ। वहाँ भी हमें अभिलेख मिले हैं, उसका ज़िक्र मैंने इसमें किया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसमें लगभग मैंने 412 अभिलेखों का ज़िक्र किया है। अच्छा मैं इसमें एक मेरे मन में एक प्रश्न और आया है कि जो सम्राट अशोक थे ये तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, जी, है ना? और तथागत ने पूरा पाली के अंदर अपना प्रवचन दिया। जी, पूरा का बिल्कुल, पूरा त्रिपिटक पाली के अंदर लिखा। पाली में। तो पाली के बाद में सम्राट अशोक धम्मलिपि के अंदर कैसे आ गए होंगे या क्या रहा होगा कारण हाँ, ये इनका आगे? आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाँ। कैसे आ गए यहाँ? हुँ, हुँ। एक्चुअली सम्राट अशोक लगभग 272 में राज्य पे कब्ज़ा कर लेते हैं और लगभग 269 तक आते-आते 68 तक 268 बीसी तक आते-आते वो उनका राज्याभिषेक होता है। ठीक। और लगभग 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध के बाद अपना तलवार को त्याग देते हैं और वहीं पे अपन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं विधि विधि अनुसार। और हमें जो कलिंग शिला का जिक्र मिलता है कलिंग युद्ध का, वो सम्राट अशोक के जो 13वां शिलालेख है, आप पाकिस्तान का शहबाजगढ़ी में आप देखेंगे, उसमें जिक्र है। अठ बसा अभिषेतेन मतलब राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में। एक्चुअली वो जो शिलालेख है वो धर्मलिपि में, खरोष्टी लिपि जिसको कहते हैं अभी, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसमें जिक्र है, मतलब वो 8वें वर्ष में शिलालेख लिखवा रहे हैं। प्लस दूसरा बहुत बड़ा स्रोत हमारे लघु शिलालेख है। हुँ, एक्चुअली ये शिलालेखों में बड़ा मतलब समानता है, ऐसा नहीं है। तो लघु शिलालेख है लगभग वो 2.5 वर्ष होने पर लिखवा रहे हैं, उनमें जिक्र है। और जो चतुर्दश शिलालेख है वो अलग-अलग उनमें चतुष मतलब 4 14 14 शिलालेखों का संग्रह है। बस 14 शिलालेख एक जगह लिखे हो ना, उनको कहा है चतुर्दश शिलालेख। ये चतुर्दश शिलालेख हमें गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, कालसी देहरादून के पास और 2 शिलालेख हमें शहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में मिले। वो दोनों शिलालेख जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा का है वो धर्मदीपी में है। हुँ, आप ध्यान की धर्मदीपी जिसे खरोष्टी कहते हैं, अशोक क्या कहते हैं धर्मदीपी। और भारतीय भूभाग जो अभी वर्तमान भारतीय भूभाग है, इसमें जो शिलालेख मिले हैं वो धम्मलिपि बोलते हैं। हुँ, बस सम्राट अशोक, आपका प्रश्न है कि अशोक कैसे धम्मलिपि पा गए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। हुँ। एक्चुअली सम्राट अशोक 4 लिपियों में अपने शिलालेख लिखवा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो एक अरमाइक और ग्रीक है, वो कंधार का जो शिलालेख है वो 2 ही भाषी है। वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शिलालेख रहा कि जिससे जैन प्रिंसेप धम्मलिपि क्रैक कर पाए, कि 2 ही भाषी था वो। एक्चुअली जो बात चतुर्दश शिलालेख में गिरनार में लिखी है, वो ही धर्मदीपी के शहबाजगढ़ी में लिखी है, वही मानसेरा में लिखी है। कुछ एक एक जो पृथक शिलालेख है उनके, उसमें बात थोड़ी अलग है। कालसी में भी वही लिखी है, जौगढ़ में ही वही लिखी है। लेकिन क्षेत्रीयता के कारण शब्दों में थोड़ा अंतर है। ऐसे गिरनार में रा लिखा है, राव, राव यहाँ, तो वही राजा लिखा है यहाँ पे, वही कालसी में आके लाजा हो जाएगा, लाजा। रा का ला हो जाएगा, धौली में ला हो जाएगा। ऐसे पुलिसा, पुलिस शब्द है आज का, कोई नया थोड़ी है। ये पुलिस अशोक के शासनकाल का विकसित शब्द है। हुँ, हुँ। कालसी अभिलेख में पुलिस शब्द है। गिरनार के अभिलेख में जो आप सूप पीते हैं होटल में जाते हैं, सूप हमारा पसंदीदा, आपको लगता है अंग्रेजों की देन है सूप। सूप शब्द हमारा है, पाली का शब्द है। सूपा थाए, सम्राट अशोक ने लिखा है कि जानवर जो बहुत सारे जानवर काटे जाते थे सूप बनाने के लिए, सूपा थाए के लिए, वो बंद कर दिए थे। अपनी किचन में ही भी लिमिटेड जानवर काटने का आदेश किया, बाकी जनता के लिए मना कर दिया। खासकर 4 तिथियां, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी और प्रतिपदा, 4 जो तिथियां महत्वपूर्ण तिथियां थी, इन पे मांस खाने में टोटल प्रतिबंध लगा दिया। जो जिन घरों में आज भी मांसाहार खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आज पूर्णिमा आज मांस नहीं खाता, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। चतुर्दशी आज मांस नहीं खाता मैं।
मैं अष्टमी को मांस नहीं खाता या प्रतिपदा को मांस नहीं खाता। ये 4 तिथियों का अपना महत्व है। पूर्णिमा एक्चुअली बुध से जुड़ी हुई है। चतुर्दशी और पूर्णिमा 2 पहले महत्वपूर्ण तिथियां थी। जैसे पाथी मोक्ष होता था, ऐसा कोई प्रायश्चित करना है। एक्चुअली उस समय संघ जो अब है अभी, हमें भिक्खु संघ का बिना पिटक मिलता है। उस समय एक्चुअली भिक्खु संघ का, भिक्खुनी संघ का, उपासक और उपासिका 4 प्रकार के बिना पिटक थे। हम्म, तो विनय पिटक में आपने कोई विनय तोड़ दिया, कोई नियम तोड़ दिया, तो हर चतुर्दश 15 दिन बाद, 14 दिन बाद, पूर्णिमा तिथि फिक्स है, इधर अमावस्या के कारण चतुर्दशी रखी थी कृष्ण पक्ष की, तो चतुर्दशी हो गई और पूर्णिमा। ये पातिमुख होता था, हमारा प्रायश्चित करते थे जो भी गलती होती थी। भिक्खु अपने संग में करता था, उपासक अपने संग में करता था। अष्टमी सम्राट अशोक का जन्म दिवस है। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां मांस से व्रत रखी गई थी कि इस दिन मांस का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। अब जो लिपि के विकास की बात आती है, एक्चुअली जो धर्मलिपि का अभिलेख है, वो अभिलेख खरोष्टी लिपि जिसे हम कहते हैं, वो खरोष्टी लिपि के में लिखा गया है, और उस लिपि की जो शैली है वो दाएं से बाएं लिखी गई है। अच्छा, मतलब अपन ऐसे लिखते तो ऐसा अभी नहीं, बाएं से इधर- दाएं लिखते हैं, हम्म, दाएं से बाएं लिखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली सम्राट अशोक के धर्मलिपि के अभिलेख क्या मिल रहे हैं? सिंध की घाटी में। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सिंध की घाटी में ही सिंधु सभ्यता पनपी, हड़प्पा संस्कृति हमारी, और हड़प्पा संस्कृति की लिपि भी दाएं से बाएं लिख रहे हैं। दोनों में सिमिलरिटी है। सम्राट अशोक भी दाएं से बाएं लिखवा रहे हैं एक अभिलेख अपना, एक भाषा में। अच्छा, और उर्दू भी तो दाएं से बाएं लिखते हैं। हाँ, ये भी उसी एरिया की अच्छा, है भाई। उसी- ईरान में फारसी जाएंगे तो उधर भी आप दाएं से बाएं लिखा जा रहा है, उधर दाएं से क्योंकि बाएं हमारा लिखते हैं। मेसोपोटामिया में संपर्क रहा है पहले। हम्म। हमारा व्यापार होता था हमारे हड़प्पा संस्कृति का। तो इसका मतलब ये है कि जो लिपि जब शुरू स्टार्ट हुई, जब इसके प्रारंभ हुआ, तो दाएं से बाएं लिखने का चलन आया। जी हमारे पास सबूत है। धर्म लिपि मतलब खरोष्टी, और आपका हड़प्पा की लिपि, या आपकी मेसोपोटामिया तरफ जो फारसी अरब में चलती फारसी, तो इस सब के सब दाएं से बाएं लिखी जा रही है। और सम्राट अशोक एक अचानक परिवर्तन करते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक परिवर्तन, कि हम बाएं से लिखना चालू करते हैं। बाएं से इधर से लिखेंगे। हाँ, बाएं से मतलब बाएं हाथ, बम। जो बम शब्द है ना, बम मतलब बायां, या बाम शब्द आज उपयोग करते हैं, बाम दल, राजनीति में बहुत सुना हुआ, बाम लेफ्ट, लेफ्टिस्ट। तो जो बाम या बम्बी शब्द आया, वो भी हो सकता है बम्बी बाएं तरफ से शुरू करने के कारण आया हो। ये बहुत रिसर्च का विषय है अभी। तो सम्राट अशोक एक्चुअली आप खरोष्टी देखेंगे तो उसमें आ है, आ पहला अक्षर। अब उसमें बड़ा आ बनाना है, ई बनाना है, तो आ में ही मात्रा लगाने के स्थान पे, उसमें आ में यदि मात्रा ऊपर लगा दी या नीचे लगा दी, उससे उसका आ से ई, आ से ऊ, इस तरह के अर्थ बन रहे हैं। जबकि धम्म लिपि में पूरा सिस्टमेटिक आ के लिए एक अलग लिपि की चिन्ह दिया गया, बड़ा आ के लिए अलग लिपि की चिन्ह दिया गया, ई के लिए अलग, बड़ी ई के लिए अलग, ऊ अलग और बड़ा ऊ के अलग। मतलब पृथक जो हिंदी में अलग अलग लिपि की चिन्ह है, उसी तरह धम्म लिपि में पृथक पृथक लिपि की चिन्ह है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, कि सिस्टमेटिक ढंग कोई से। कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि धम्म लिपि इतनी अधिक वैज्ञानिक थी, इसलिए आज की लिपियां वैज्ञानिक है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो मात्रा लगाने का तरीका भी है, ये धम्म लिपि में भी मात्रा आ बनाएंगे तो ऊपर लगाएंगे या नीचे डंडा खींचेंगे, वो हिंदी में भी आप देवनागरी की वही करेंगे। ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा धम्म लिपि में अक्षर के निचले भाग में लगाते हैं, यहाँ भी हिंदी में आप वही करते हैं, निचले भाग में लगाते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो धम्म लिपि से related है? बिल्कुल, इसमें 100% सच, इसमें अच्छा, साक्ष्य मौजूद है। इसमें संस्कृत कहाँ रह जाती है? मतलब संस्कृत को सबसे पुरानी। संस्कृत एक्चुअली संखारित, इसका यदि हम पाली में हाँ। अनुवाद करेंगे तो एक्चुअली संस्कृत जो भाषा है, इसके हमें सम्राट अशोक का जो अभिलेख है उसके बहुत बाद में हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, जो मिलते ही नहीं है। जो सबसे पुराना अभिलेख जिसे माना गया है 150 एडी में मिला है, जो भी रुद्रदमन ने लिखा है, वो भी शक सत्रप था, उसने गुजरात में, वो भी कहाँ लिखा है, जो गिरनार में चतुर्दश शिलालेख लिखा है अशोक ने, उसी शिला के नीचे मिला है वो भी। अच्छा, उस शिला के उसी नीचे शिला के नीचे लिखा है, और वो भी लिपि धम्म लिपि है। वो लिपि धम्म लिपि है। हाँ, तो उसमें भी पूरा विवाद है। चलो, उसमें लिपि मतलब जो उन्होंने छत्रप ने ली, शक ने, तो वो लिपि अशोक की ली है उसमें। और जो उसने जो उसमें जो अशोक शब्द है, आज को अशोक उपयोग करते हैं ना, उसी वहीं से लिया गया है। एक्चुअली सम्राट अशोक अपने को अशोक लिखते, सरोते वाला सा लिखते हैं अपने को, अच्छा अच्छा, श नहीं लिखते, सा नहीं लिखते, सरोता वाला सा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपना सबसे पहले मस्की में मिला कर्नाटक में,
आपका गुजर्रा में मिला और 2 जगह और मिला है इसमें, 4 जगह उनको इस तरह के अभिलेख मिले हैं। जो अशोक लिखा उन्होंने, लेकिन वो जब शक ने लिखा, अच्छा वो रुद्रमन ने लिखा है, वो अशोक लिखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अशोक मौर्य। तो एक्चुअली वो सबसे पुराना कहते हैं 150 एडी का है, और अशोक ये अभिलेख लिखवा रहे हैं अपने 261 बीसी में युद्ध जीत रहे हैं। तो आप लगा लीजिए कितना बड़ा अंतराल हो रहा है, लगभग 400 साल से अधिक हो रहा है, 410 साल हो रहा है। उसके बाद में जो लिपि हमें मिल रही है वो धम्म लिपि ही है। तो मतलब ये जो लिपि धम्म अशोक की ही लिपि ही एक बेस लिपि है, इसका मतलब सभी लिपि का फाउंडेशन जो है वो धम्म लिपि है। धम्म लिपि है। धम्म लिपि ये है, मान के बिल्कुल चलते बिल्कुल हैं, धम्म है ना? लिपि है। जबकि प्रचारित ये किया जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, देव भाषा है, ऐसे करके नहीं, एक्चुअली जब भाषा आप पढ़ेंगे तो उसके शब्दों से आपको ज्ञात होता है कि कौन सी पुरानी भाषा है। कौन सी पुरानी, बराबर। भाई संस्कृत वो संस्कारित भाषा है, तो उसमें एक्चुअली शब्दों का जो उपयोग किया गया है वो एक्चुअली बात के काल के हैं। और आप पाली के शब्द देखें, बहुत सहज सरल है, कम से कम मात्राएं हैं, कम से कम संयुक्त अक्षर हैं। एक्चुअली अशोक के शिलालेख में संयुक्त अक्षर बहुत कम मिलते हैं देखने को। शक्य मुनि में आधा का और यह मिलता है, या कुछ एक अक्षर और हैं जिनमें मतलब बहुत कम से कम उपयोग किए गए हैं। ऐसे आपका जो भिक्षु शब्द है या भिक्षु शब्द है, भिक्षु में भी आधा का आता है। भिक्षु लिखेंगे तो उस समय भिक्षु को एक छतरी वाला छा तो उस समय था नहीं, तो जो छाता वाला छा है, सांची में छाता वाला छा से भिक्षु लिखा गया, लेकिन आधा चा जो आना चाहिए वो नहीं लिखा गया। मतलब चा साइलेंट है। बोलने में आप भिक्षु बोलेंगे, लिखते समय भिक्षु लिखेंगे, भिखु लिखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जब लिपि स्टार्ट ही हो रही थी उस समय शैशव अवस्था में थी अपनी, इसलिए उसमें अर्ध अक्षरों का प्रचलन कम से कम है। और जैसे लिपि का विकास बढ़ता गया तो अधिक से अधिक अर्ध अक्षर आते गए। उनके संयुक्त अक्षर भी हमने पृथक लिपि की चिन्ह से दे दिए, लेकिन अशोक के शासनकाल में ऐसा नहीं था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मुझे पूछना है कि ये जो अंग्रेज आए थे उन्होंने मतलब इस लिपि का शोध किया कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बीच में विलुप्त होने का क्या कारण था? सबसे बड़ी बात मतलब एक्चुअली 1837 में लिपि पढ़ ली गई। अच्छा। और ये दुर्भाग्य रहा कि 2 साल बाद जेम्स प्रिंस साहब का निधन हो गया 1839 में। तो जो रिसर्च थी उनके समय की गई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी रिसर्च जो होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई, या लिखा पढ़ा गया तो एक किताबी ज्ञान के लिए या कोई डिग्री के लिए लिखा पढ़ा गया। जो जनमानस में वो ज्ञान आना चाहिए था। आप बोलेंगे कि इस लिपि का क्या महत्व है, आप मुझसे पूछेंगे भाई इसका क्या है, आज तो कंप्यूटर का जमाना है। तो मैं आपको बता दूं, इस लिपि में आप जो आज का उपलब्ध ज्ञान लिख सकते हैं कोई दूसरी भाषा में, वो इस लिपि में लिख सकते हैं आप। अब आप बहुत सी परंपराएं जो फॉलो करते हैं आज आपके कल्चर में है, मेरे कल्चर में है, लेकिन मुझे उनका संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क सूत्र ज्ञात नहीं है। जैसे मैंने तभी एक मांस खाने की परंपरा ही बताई, इन तिथियों में मांस नहीं खाया जाता, लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं कि सम्राट अशोक ये अपने शिलालेख में लिख रहे हैं, और अपने शिलालेख को वो किसके लिए लिखवा रहे हैं, जनता के लिए लिखवा रहे हैं। जनता के लिए, जनता के लिए। और क्या कह रहे हैं अपने शिलालेख में, एक धौली का शिलालेख है पृथक जो मिला है, मैं आपको बता दूं, उसमें स्पष्ट तौर पर धौली के द्वितीय पृथक शिलालेख में लिखते हैं, यंग चा लिपि अनु चातुमासंग तिसेन नखतेन सोतविया। मतलब प्रत्येक चतुर्मास को, प्रत्येक 4 महीने बाद आपको शिलालेख सुनना है, पढ़ना है। अच्छा, सुनना है, पढ़ना हाँ, पढ़ना, ये ऐसा नहीं कि उन्होंने खोद दिए, खुदवा दिए, उत्कीर्ण करवा दिए और रखा है, ये उसी अभिलेख में लिखा हुआ है। मतलब जो एक्चुअली वहां पे धर्म का ज्ञान निकला नहीं है, वहां राजज्ञा है, राजनीतिक ज्ञान है, शैक्षणिक ज्ञान है। वहां कौन से पौधे, कौन सी जड़ी बूटी, कौन से कंदमूल हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं, दवाओं के रूप में उपयोगी, औषधीय पौधे, उनका ज्ञान है। अच्छा, उसका भी ज्ञान है उसका भी ज्ञान है। भाई जो द्वितीय शिलालेख है, चतुर्थ शिलालेख का भाग, उसमें सम्राट अशोक औषधीय पौधों को लगवाने का आदेश देते हैं, और जहाँ औषधीय पौधे उपलब्ध है वहां से उखाड़ के, जहां नहीं है वहां लगवाने का आदेश देते हैं। अपने सभी महामात्यात को आदेश देते हैं। आपको ताज्जुब होगा, न केवल अपने राज्य में आदेश देते हैं, पड़ोसी 7 राज्यों का भी जिक्र है। इसमें यवन राष्ट्र भी है, वहां भी मनुष्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा दोनों प्रकार की चिकित्सा देने के लिए अपने महामात्याज को, अपने अधिकारी को निर्देशित करते हैं, राजज्ञा देते हैं कि जो चिकित्सा हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए, वही दोनों प्रकार की चिकित्सा वो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को भी मिले,
वहाँ भी इस तरह के पौधे लगवाते हैं, कंद फूल लगवाते हैं, या जो कंद है, जड़ी बूटियाँ हैं, या दूसरे अपने औषधीय पौधे वो वहाँ पर लगवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक अभिलेख खोजा गया, एक दूसरे अंग्रेज अफ़सर ने खोजा है अभिलेख को कर्नाटक में। तो उसका वो उस चट्टान का नाम था अक्षर गुंटे। अक्षर मतलब अक्षर हिंदी का। वहाँ के लोगों में तो अक्षर गुंटे, और एक वहाँ पे एक प्रचलन था कि उस चट्टान पे आप पानी डालेंगे, वो पानी को पिएँगे आप, तो आप रोग मुक्त हो जाएँगे। अच्छा। हाँ, ऐसा जब अंग्रेज गया उसने लिखा, वहाँ हम रोग मुक्त हो जाएँगे। अब जानकर आपको ताज्जुब हुआ कि उस पे लिखा क्या था? उस पे बीमारियों का इलाज लिखा था। एक्चुअली उस लिपि पर औषधीय पौधों का ज़िक्र है, स्वास्थ्य के लिए। और होता क्या होगा उस समय, औषधीय पौधे का ज़िक्र वो पढ़ने जाते होंगे लोग बाग। वहाँ पे पढ़ने वाला आता होगा, या जो खुद पढ़ लेते होंगे, खुद पढ़ लेते होंगे। तो उस औषधीय पौधों का उपयोग किस प्रकार हो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वहाँ पर ज़िक्र था ये। उसमें बाद में जब लिपि भूल गए, और लिपि भूलने के बाद उसका क्या हो गया, जब पढ़ने वाला ही भूल गया, लेकिन मेरा जो आचरण था वो आचरण बराबर रहा, मैं जाता वहाँ प्रॉपर हूँ। मैं क्यों जाता हूँ, मेरी बब्बा भी वहीं जाते, दादा भी वहीं जाते थे। अब वो तो उसमें लिपि जो पढ़ी है, वो ज्ञान लेने जाते थे, लेकिन वो ज्ञान विलुप्त हो गया, लेकिन मेरा जो आचरण था जाने का, वो एक बार चलता रहा। एक्चुअली जो धम्म यात्राएँ हैं अभी जितनी प्रकार की, वो सारी की सारी धम्म यात्राएँ सम्राट अशोक ने चालू की है। उसके पहले कोई भी धम्म यात्रा नहीं होती थी। उसके पहले बिहार यात्राएँ होती थी। बिहार यात्रा मतलब आखेट होते थे, शिकार पर जाते थे राजा। लेकिन अशोक ने वो उस तरह की यात्राएँ बंद करके धम्म यात्रा चालू की। धम्म में घोष स्टार्ट किया। धम्म घोष मतलब धम्म का घोष होना, भेली घोष। इस तरह की उन्होंने यात्राएँ, इस तरह के उत्सव शुरू किए। और सम्राट अशोक के बहुत सी जो राजज्ञाएँ हैं, बहुत से जो नियम हैं, आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब बरसात चालू हो गया, बरसात लग गया है, वर्षा ऋतु लग गई है। प्रशासन अभी आदेश निकालेगा कि वर्षा ऋतु में मछलियों पर आखेट पर प्रतिबंध है। ये आपको जानकर ताज्जुब होगा, सम्राट अशोक की राजज्ञा में लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा हुआ हाँ, है। ये लिखा हुआ है हाँ, हाँ। कि ये प्रतिबंध रहेगा जल अच्छा, अच्छा। इस मास में, हुँ, हुँ। क्योंकि ये प्रजनन काल है। अभी हमारा राष्ट्रीय तौर पे हम बहुत से बंदियों को, जो अच्छे आचरण के कारण उनको रिहा करते हैं। सम्राट अशोक अपने 25वें शासनकाल में लिखते हैं, सॉरी 26वें शासनकाल में लिखते हैं। ये आपका दिल्ली टोपरा का शिलालेख है, उसके 5वें भाग में लिखते हैं कि मैं 26वें बार में 25 बार ऐसे कैदियों को रिहा कर चुका हूं जिनका आचरण अच्छा है। तो वो राजा की हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, विधान में है। तो एक्चुअली हमारा जो आचरण है वो चला आ रहा है वैसा का वैसा, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन वो संपर्क सूत्र था, कहाँ से लिंक्ड है, वो हम भूल गए। बहुत सी जातक कथाएं, बहुत सी थेरी गाथाएं, बहुत सी थेर गाथाएं, उन गाथाओं को नामकरण बदल दिया गया। बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से जो राइटर्स जो साहित्यिक प्रवृत्ति के पैदा हुए, उन्होंने उन्हीं थेर गाथाओं को, उन्होंने जातक गाथाओं को दूसरे नाम से प्रकाशित कर दिया। तो आपको जो मूल है, मूल तत्व है धम्म का, मूल तत्व हमारे ज्ञान का, वो लिपि और पाली सीखने के बाद समझ में आएगा। इसलिए ये हमारी धरोहर को, हमारी मूल पहचान को जीवित रखने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा। इससे एक श्रेष्ठता का भाव पुनः आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। भई हमारा पाली जो का ज्ञान था विदेशों में जीवित है, लेकिन 100 साल पहले तक एक भी किताब पाली की उपलब्ध नहीं थी। धम्म लिपि की अभी भी कुछ किताब उपलब्ध नहीं। पहली किताब है जो कंप्यूटर फॉन्ट में हमने लिखी है, और इससे कई हजार लोगों ने इससे पाली सीख ली, धम्म लिपि सीख ली। तो कुछ एक सालों में लिपि फैलेगी है, और बहुत से लोग इस लिपि को सीखेंगे। और जब उन्हें यह पता चलेगा, जो सामाजिक रूप से तंज कसे जाते हैं, कि जो बैकवर्ड्स हैं, बहुजन है, उन्हें वो कमजोर होते पढ़ाई लिखाई में, जब उन्हें यह पता चलेगा कि इस देश में लिपि का विकास ही हमारे पुरखों ने किया, स्वाभाविक है जो एक हीनता की भावना भरी गई है, जो वो हीनता की भावना निकलेगी, और उनमें श्रेष्ठता की भावना पैदा होगी कि इस देश में लिपि का विकास हमने किया है, और हमने दूसरे लोगों को लिपि दी है। तो एक सामाजिक पहलू यह भी है इसका। और इस लिपि के से आर्थिक रूप से जोड़ सकते हैं।
इस लिपि का ज्ञान ना के बराबर लोगों को है। भाई जहाँ जहाँ इस तरह की लिपि के अभिलेख हमें मिले हुए, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उन अभिलेखों को आप जब यह लिपि सीख जाएंगे तो पढ़ सकेंगे। जब पढ़ सकेंगे तो एक गाइड का काम आराम से मिल सकेगा। भाई एक जनरल गाइड जो आज बताता है, आपको सिखाता है, आप जब देखने जाते हैं तो बाहर का जो चित्रण है उसके आधार पर तो बता देता है, लेकिन वहाँ पर क्या लिखा है वो नहीं बता वो नहीं पाता। बताता। अब आप सांची जाएगी दोबारा, वहाँ के जो गाइड हैं वो लिपि, ये किताब मैंने उनको दी हुई है, तो अब वो बताएंगे साहब क्या लिखा है और आप खुद पढ़ सकेंगे क्या लिखा है, तो उसका एक अलग महत्व रहेगा। मतलब एक जीवटता के तहत आप उसमें जुड़ जाएंगे, आप उसमें अंगीकार कर लेंगे, और यही हमारा इतिहास है, यही उसका मूल तत्व है। अच्छा, इसमें धम्म लिपि के विकास होने से सामाजिक किस प्रकार का उत्थान हो सकता है, मतलब सामाजिक उत्थान इससे कई पहलू हैं। हम्म, एक्चुअली जो भी एक्चुअली हमारे देश में संस्कृतियां आई हैं, जो सभ्यताएं आई हैं, सभ्यता तो एक्चुअली यहीं की है, संस्कृतियां आई हैं, तो सबसे पहले सबसे पहले आप इसी को देख लीजिए, अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अपनी भाषा को प्रचार स्थापित किया, बराबर अंग्रेजी को व्यवस्थापित किया। और आज भी है जो अंग्रेजी बोलता है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिर्फ, मतलब 90% काम जो है किसी संस्कृति पे हावी होने के लिए, उसको जीतने के लिए, सिर्फ भाषा के द्वारा कर लिया उन्होंने। भाषा के द्वारा आज भी लोग, मतलब किसी आज भी भाषा, आज भी वो श्रेष्ठ दिखाना होता तो इंग्लिश में शुरू हो इंग्लिश जाते बोलता है उससे, क्योंकि वो जो सामंती सोच थी, जो आक्रामक सोच थी बाहर की यहाँ आई थी, उसने यह बताया कि हमारी वो भाषा श्रेष्ठ है। तो यहाँ के एक कुछ सामान्य लोगों ने, कुछ जनों ने उसको सीख लिया, और आज भी वो कल्चर है, जो अंग्रेजी बोलता है वो मतलब अच्छा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा माना पढ़ा जाता लिखा है, नॉलेज वाला नॉलेज वाला माना बुद्धिमान है जाता है। करके। कि ऐसा नहीं है भाई, जो भारत के जो लोग आए उनने अपनी भाषा को स्थापित करने के लिए आपकी भाषा को कमतर कर दिया। बराबर। वो क्यों किया? क्योंकि कम संख्या में थे वो, उन्हें अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमारी भाषा, उनकी भाषा को ऊपर दिखाना उनकी मजबूरी थी। और वही आपने यहाँ के पूरे भारतवासी, जो ये बहुत बड़ा भारत था उस समय, उसने उसको स्वीकार कर लिया। तो इसी तरह आप पीछे जाएंगे, जो पहले से मूल स्थापित सभ्यता होती है, संस्कृति है, उसको कैप्चर करने के लिए बाहर से आए लोगों ने अपने नामकरण करके जो स्थापित संस्कृति के शब्द है उनको हीन कन्वर्ट कर दिया, हीनता में बदल दिया। पाली के बहुत से उच्च संबोधन वाले शब्द आज हम हीनता से भरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हिंदी का विकास बहुत बाद में हुआ। जब उसका विकास बाद में हुआ तो पाली जो प्रचलन में थी उसके शब्दों को छीन कर, उसके जो श्रेष्ठ शब्दों को निकाल कर उनको हिंदी में उल्टा अर्थ दे दिया। उल्टा अर्थ दे दिया, मतलब तो उल्टा अर्थ दे दिया तो ऑटोमेटिक वो शब्दों का अर्थ आज उल्टा हो गया। भाई सहवास, सहवास आज उल्टा शब्द है। जबकि बुद्ध काल में जो भिक्षु रहते थे, भाई एक आवास को जो शेयर कर दो भिक्षु रहते थे उसको सहवास बोलते, मतलब आवास को शेयर करना, सह आवास, सह आवास। लेकिन उस अर्थ का आज मीनिंग बदल गया। मीनिंग बदल गई। भड़े एक गाली हो गई आज, भड़े उच्च संबोधन है। शुद्ध जो संस्कृत में आके शूद्र हो गया, शुद्ध पवित्र, वो संस्कृत में आके शूद्र हो गया, शुद्ध का शूद्र कर दिया, शूद्र हो गया। मतलब जो शुद्ध था, मतलब भाषा का देखिए अब शब्द किस तरह से जर्नी तय कर रहा है। वीरियो का मतलब जैसे दृढ़ निश्चय जैसे। हाँ, तो जो इस तरह के शब्दों का जो एक्चुअली जो यात्रा है वो बहुत पढ़ने लायक है। और मूल शब्द का उद्गम क्या है, लिपि के उद्गम का है, वो अशोक काल से है। तो आप इन सब चीज़ों को गहरे में जाएंगे तो आप एक हकीकत इतिहास को पता करेंगे, हकीकत इतिहास क्या है। बिल्कुल, इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ समझ में आ रही वो ये है कि शब्दों के साथ ऊर्जा जुड़ी होती है। बिल्कुल। और ऊर्जा के साथ उसका भाव जुड़ा होता है। मतलब किसी भी, जैसे कोई चीज़ को प्रोत्साहित करना है तो उसका जो एनर्जी है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। बिल्कुल है ना, उसका एनर्जी पैदा होती है अच्छे शब्दों से। अच्छे शब्दों से। और जो नकारात्मक शब्द है वो डाउन करते हैं, मतलब वो स्वाभाविक डाउन करते हैं। लेकिन जो लिपि, जैसे लिपि का ये हुआ, मतलब जैसे कि अशोक विकास की जो हुआ, विकास तो हुआ, इजाद के ये आविष्कार नई नई लिपि आई, और इन लिपियों ने जो पुरानी हमारी जो मूल लिपि थी, धम्म लिपि थी या पाली थी, इसका जो तोड़ मरोड़ के उन्होंने जो प्रस्तुत किया,
हाँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया इस ढंग से, बिल्कुल। हमारी संस्कृति को खत्म किया यदि गया। मैं तो ये भी दावा हम्म, करता हूँ, यदि 1800 ईस्वी तक जो हमारा पहला विश्वविद्यालय हमारा विद्यालय खोला ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 में, उसके बाद हमने हिंदी को अपना लिया। अच्छा अच्छा, उसके पहले तो हाँ, अंग्रेजी थे। हिंदी को हमने अपना लिया, उससे नुकसान भी हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान बहुत हुआ है। बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा। आप अपने पिताजी को याद करिए, पिताजी के पिता दादा को याद करिए, उनके हम्म, नामकरण देखिए आप। हम्म, यदि आपको याद हो दादा और परदादा की उस पीढ़ी में आपके, हाँ, वो पूरे पाली के नामकरण है। बिल्कुल। मेरे आप भले मराठी हो, हिंदी मेरे भाषी हो, मेरे दादा का नाम आनंद है। हाँ, सब वही हाँ, नामकरण है। बिल्कुल या बिल्कुल। महिलाओं को श्रिया, हम्म, श्रिया मतलब पूजनीय, ऊपर श्रिया, अब श्री हो गया सब है। पद्म या सोमा, ये सबके सब शब्द, बहुत से शब्द जो आप गांव में जो देहाती शब्द हैं, जो देहाती शब्द हमारे मूल पाली के शब्द हैं वो। और जब हिंदी का जब हमने अनुकरण किया, हिंदी हमने सीखना चालू की, तो उन देहाती शब्दों को हमने कमतर मान लिया। और जो हम्म, पढ़ी लिखी जनरेशन हुई हमारी या आपकी एक पीढ़ी और पहले, उन्होंने देहाती शब्दों को उपयोग करना ही उनका बिल्कुल उनको बिल्कुल। अशिक्षा में मान लिया। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सी शब्दावली जो थी, वो शब्दावली हमारे 2-3 पीढ़ी पहले तक जिंदा थी। हम्म, मेरा कहने का अर्थ ये है, यदि हम आज से 200 साल पहले, यदि हमारा जो शिक्षा का तंत्र था, वो पाली में शुरू करते, हम्म, तो जो पाली का जो ह्रास हुआ है 200 साल में, वो कम से कम एक्चुअली हमारे बोलचाल की भाषा में, आचरण में जिंदा थी पाली। हमारी बोलचाल में थी, परंपराओं में थी, उत्सवों में थी, हमारे त्योहारों में थी। लेकिन जब जब एक्चुअली पाली, जब हम शिक्षित होना चालू हुए, जिसे आप कह सकते हैं शिक्षित होना, मैं उसे शिक्षित होना नहीं मानूंगा, क्योंकि जो आपके पुरखे भाषा को जीवित रखे हुए थे बोलचाल में, अशिक्षित रहते हुए भी जीवित रखे हुए थे, उनके शब्दों को जीवित रखे हुए थे। आपने जैसी शिक्षा हासिल की, आपने उन शब्दों को देहाती मानकर उनको त्याग कर दिया, क्या कर रहे हैं? उन्हें अपने आचरण से निकाल दिया। हम्म, अपने बच्चों के, आज बच्चों तक तो वो कल्चर में आ ही नहीं पाए, हम्म, उनके व्यवहार में आ ही नहीं पाए। तो उन शब्दों का खात्मा उसी पीढ़ी में हो गया। मतलब वो शब्द जो बोलचाल में, आचरण में आपके चले आ रहे थे, पूरे लगभग 2000 साल से, 5000 2500 वर्ष से, वो आपने शिक्षा ग्रहण करने के नाम पे, आपकी पीढ़ी ने, आपकी एक पहली पीढ़ी ने, वो उनको भ्रम लगा दिया। तो एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। नहीं तो ये इस हिसाब से फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का जो प्लान है नहीं, फिर हिंदी और पाली अलग नहीं है, अलग नहीं है, हिंदी और पाली एक ही है। ये की है। राष्ट्रभाषा होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हम्म, लेकिन जो उसके मूल तत्व थे, मूल शब्द थे, मूल शब्द। उसको भी आचरण में लाना चाहिए था। अच्छा वो। उनमें जो एक्चुअली क्या है, हमारा व्यवहार देखिए आप, हम्म, जो जिसको अपने आप को शिक्षित कहता है, वो देहाती शब्दों को उपयोग नहीं करता। एक्चुअली उनको देहाती शब्दों को वो हीन भावना से देखता है, जबकि वो ऐसा नहीं, हीन वो ही नहीं, देहाती शब्दों से ही हिंदी के अक्षर निकले, शब्द निकले हैं, वही उद्भव तो वही है। तो आप मूल को, उसको हीन समझ रहे हैं, और जो हम आज के शब्दावली उपयोग कर रहे हैं उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ये गैप नहीं आना चाहिए था। मतलब जो देहाती शब्द हैं, जो हमारे देशज शब्द हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है, या उन्हीं शब्दों की बदौलत आज के अभ्रष्ट शब्द हैं। तो एक्चुअली जो देहाती शब्द थे, वो पाली के शब्द थे, पूरे प्राकृतिक के शब्द थे। तो वो उन प्राकृतिक पाली के शब्दों को शिक्षा के जो कारण, या उस भाषा को न पढ़ के दूसरी भाषा में आके अभ्रंश अच्छा, होके वो बदल गए। इसका कारण क्या रहा है कि इसका अपभ्रंश हुआ है, कुछ उसका मूल कारण? नहीं, मूल कारण एक्चुअली कोई भी शब्द आप लीजिए या कोई भी भाषा लीजिए, एक समय काल में अपना परिवर्तन करती रहती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो समय काल के परिवर्तन के कारण ही अपभ्रंश होना स्वाभाविक है। कि मैं संप्रेषण करते हैं हम दो लोग, या मैं आपसे कुछ कहूँगा, संप्रेषण करते करते अब अगली पीढ़ी को जाएगा, तो शब्दों में बदलाव आता है, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, या शब्द और परिपक्व हो जाता है। इस तरह का भी मैं अपन बात कर रहे थे, अर्ध अक्षर वो लिखने लगे, पहले अर्ध अक्षर उपयोग नहीं हो रहा था। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे आज भी अंग्रेजी भाषा जो है, बहुत से हमारे हिंदी भाषा के शब्द ग्रहण कर रही है, हम्म, उनको डिक्शनरी में ले रही है। बराबर। भैया आज आप डिक्शनरी खोलेंगे तो उसमें पापा शब्द मिलेगा, मामा शब्द मिलेगा। हम्म, आप 400 साल पहले की डिक्शनरी देखिए, उसमें पापा शब्द मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं। तो इसका ये अर्थ है कि वो हमारे यहाँ से लिए गए। और जो भाषा का जो इतिहास, जो ये आज का साहित्य लिखा जाएगा, कोई लिखेगा लेखक, तो बहुत से शब्द हमारी जो उधार लिए हैं, वो शब्द उपयोग करेगा। मतलब जो भाषा श्रेष्ठ होती है, जिसका परचम होता है, जो सत्ता में होती है,
वो भाषा अपना एक मुकाम शिखर पे पहुंच जाती है और उस भाषा को शेष भाषा उसको फॉलो करती है। यही पूरा का पूरा जो क्रम जो अभी अंग्रेजी का है, जो अंग्रेजी का आज ओहदा है, वो वैसा ही ओहदा पाली का सम्राट अशोक के समय में था। तो सूप शब्द दोबारा वापस आया है 1600 ईस्वी में। अशोक के शासनकाल में यवन होता हुआ यूरोप पहुंचा वही शब्द, और वही सब 1600 में जब बाहर यूरोपियंस यहाँ पे आए, पुर्तगीज यहाँ पर आए, तो सूप शब्द को हमें दोबारा परिचय करवाया। 1600 ईस्वी में आए, पर 1837 जब अंग्रेजों ने फिर दोबारा उस लिपि को पढ़ा तो वो शब्द यहाँ का निकला, सुपर था उसमें पे हो गए। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो वहां गए। एक्चुअली जिस भाषा का परचम होगा उस भाषा का शब्द दूसरी भाषा ग्रहण करेगी। आज अंग्रेजी के बहुत से शब्दों को तमाम भाषाएं ग्रहण कर लेती हैं, उनके अक्षरों शब्दों को, क्योंकि वो उसकी में श्रेष्ठता है या उस पर बहुत ज़्यादा भूभाग पर उसका कब्जा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरी भाषा जो है उसके शब्दों को अपनी भाषा में ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार पाली का होता था, तो पाली के शब्दों को दूसरी भाषाओं ने ग्रहण किया। तो ये शब्दों की यात्रा है, भाषा की यात्रा है, यह अपभ्रंशन होता रहेगा, बदलाव होता रहेगा। आज से 100 साल बाद हम अलग हिंदी बोल रहे होंगे, अलग इंग्लिश बोल रहे होंगे। यूएसए में दूसरी प्रकार की इंग्लिश बोली जाती है, और जो मूल अंग्रेज हैं वो दूसरी प्रकार की इंग्लिश बोलते हैं। तो ये समय के साथ बदलाव होता रहता है। मतलब इसमें कहने का अर्थ ये है कि हमको अपने मूल भाषा के भावों को और ऊर्जा को समझना पड़ेगा सबसे पहले। एक्चुअली आपको बुद्ध को पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है तो बुद्ध की भाषा में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बुद्ध को हिंदी में पढ़ेंगे तो वो नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ, मतलब हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो एक शिखर है वो शिखर नहीं हासिल उस शिखर पे आप नहीं पहुंच पाए, उस शिखर के आधार पर उतना आप नहीं पहुंच पाएंगे, उतना नहीं समझ पाएंगे, कहने में उतना संप्रेषण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर भाषा की अपनी कुछ खूबी होती है, खासियत होती है, कुछ अपने उसके शब्द होते हैं। इसी प्रकार जैसे निगहित है, अब वो शब्द ही नहीं है दूसरी भाषाओं में। अब बुद्धंग को आप इंग्लिश में बोलिए, बोल ही नहीं सकते। जब संप्रेषण ही उतना प्रभावित हो रहा है, हिंदी में नहीं बोल सकते। बुद्धंग को ओरिजिनल बुद्धंग बोलना है, आपको पाली में बोलना पड़ेगा, प्राकृतिक में बोलना पड़ेगा, धमलिपि में उसको लिखना पड़ेगा। तो जो ज्ञान है, तो वो ज्ञान एक्चुअली शब्द जब यात्रा करता है तो वो बहुत सब बदलता गया है। तो जब मूल में आपको लौटना पड़ेगा तो मूल शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, मूल भाषा को पकड़ना पड़ेगा। मूल भाषा में जैसे हम लोग जैसे त्रिशरण पंचशील या जो भी पाली के अंदर में पढ़ते थे, उसमें जो ऊर्जा निर्माण होती है और जो आंतरिक रूप से जो एहसास होता है जी, उसी को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं उसी को, हाँ, तो वो चीज़ नहीं होती। वो चीज़ चीज़ तो मैंने नहीं महसूस किया है। ये हर भाषा का हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इंग्लिश से नोवेल आप इंग्लिश में पढ़िए और उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, जो रस उसका मूल जिसमें लिखा गया मूल भाषा में, बराबर, उसका एक रस अलग होता है। जैसे डिसिप्लिन उसका जो टचिंग है आपकी वो हायर लेवल पर रहेगी, बहुत बहुत बराबर। और उसको ट्रांसलेशन में आके वो उतना भाव नहीं दे पाते, या बहुत से शब्द उस भाषा में होते नहीं है, तो पर वो भाषा में है और उस भाषा में आके नहीं है वो शब्द। तो ये अंतर अभी भी भाषाओं में है। उस समय का जो मूल जो था, उनका रस था, वो पाली में है, तो पाली को ही पाली में ही समझना पड़ेगा। और यदि आपको अपना इतिहास रचना है, जो आपको हीनता से बाहर आना है, तो आपको अपनी भाषा और अपनी लिपि भी आवश्यक है। तो सामाजिक श्रेष्ठता की पहचान आपको बनाना है, तो आपको लिपि भी आपकी अपनी होनी चाहिए और आपकी भाषा भी अपनी होनी चाहिए। तो आपकी लिपि होगी, आपकी भाषा होगी, तो उस संगठन की जो इकाई है, आपको संगठित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लिपि और भाषा आपको अपने आप संगठित कर देगी, आप में नई ऊर्जा आएगी। आपकी अपनी लिपि है, अपनी भाषा है, आपका अपना धम्म है, आपका अपना ज्ञान है, जो हमने दूसरों को उधार दिया है कई जगह। ये विदेशी के राष्ट्र हमारे ऋणी हैं, तो हमें अपना धम्म, अपना भाषा, अपनी लिपि, भाई हमारी विरासत है, देश की विरासत है वो। ये जब हम इसमें आएंगे प्रॉपर, तो अपनी लिपि होगी, अपनी भाषा होगी, अपना ज्ञान होगा, आपकी तुलना खत्म हो जाएगी। तुलना क्यों आई? क्योंकि आपने दूसरे के शब्दों को अपना लिया। दूसरी भाषा ने जो शब्द तोड़ मड़ोड़ के आपको दिए, आपका नामकरण किया, वो आपने अपना लिए,
जब वो आप मूल में आएंगे तो आप अपने आप में श्रेष्ठ हैं, अतुलनीय हैं। तुलना ही नहीं है, तुलना ही नहीं है शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं। तो आप श्रेष्ठता के सोपान पर अपने आप पहुंचेंगे। आप श्रेष्ठ उस सोपान पर थे, उसी सोपान पर पहुंचेंगे। कि लिपि के आविष्कारक हमारे पुरख है, भाषा के आविष्कारक हमारे पुरख है, धम्म ज्ञान के आविष्कारक हमारे पुरख है, और हम हीन कैसे हो गए? क्योंकि वो भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा ने हीनता प्रेस की, ऐसी भाषा ही खींचता ने सिर्फ आपको हीनता कर दी। और आप उन आयतित शब्दों को, आयतित शब्दों से अपनी पहचान जारी रखेंगे तो आप उन आयतित शब्दों में ही ढले रहेंगे। आप हीन ही रहेंगे, आप शूद्र ही रहेंगे। वही आप पाली में पढ़ेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्योर हो जाएंगे, अति शुद्र मतलब अत्यंत शुद्ध, प्योर प्योर हो जाएंगे। प्योर प्योर। हाँ। तो एक्चुअली प्योर का ही है, प्योर इम्प्योर पाली से ही निकला है। तो आपको अपना इतिहास समझने के लिए, आपको अपना वास्तविक इतिहास समझने के लिए आपको धम्मलिपि का अध्ययन आवश्यक है। आपकी भाषा जो पाली भाषा लगभग गायब ही है, उसका ज्ञान आवश्यक है। भाई दूसरे जो राष्ट्र हैं आपके, थाईलैंड लीजिए, बर्मा लीजिए, चाइना या तिब्बत में जो हमारी लिपि, इसी से लिपि वो विकसित हुई है। तो हमारा ज्ञान को वो संचालित कर रहे हैं, अपने ज्ञान को संरक्षण करके रखे हुए हैं, और वहाँ से हमारा ज्ञान दोबारा यहाँ आया है। 100 साल पहले, लगभग 110 साल पहले कोई पाली की किताब नहीं थी भारत में, वहाँ की किताब ही यहाँ पर ट्रांसलेट हुई है। और जो खोया हुआ ज्ञान था यहाँ का, वो बाहर गया, बाहर से फिर दोबारा यहाँ आया। अभी इस पाली भाषा के और या धम्मलिपि के विकास के लिए सामाजिक स्तर पर मतलब समाज की क्या भूमिका हो सकती है, शासन स्तर पर क्या हो सकता है, मतलब इसमें आप क्या एक्चुअली जो भाषा है हमारी, जो मूल धरोहर है, लिपि है, उसमें एक्चुअली हमें कक्षाओं में तो उसको लाना ही चाहिए, स्कूलों कॉलेज में उसको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि भारतीय भूभाग की जो हमारे जितना भी जनमानस है, पूरे देशवासी है, वो जो यहाँ पर जो भाषा बोलते हैं, लिपि बोलते हैं, लिपि लिखते हैं, वो आई तो धम्मलिपि से ही है। बराबर। भाई आज हम उसी को, हिंदी का देवनागरी का आ हो गया और तमिल का आ हो गया, तमिल में भी आ है, ई है। आप हिंदी का आ देखोगे और घुमावदार हो गया। जब इस आ को आप अशोक काल में ले जाएंगे तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। तमिल का जो आज का है उसको भी धम्मलिपि से ले जाएंगे अशोक काल में, सिंपल है। मतलब 2300 साल की यात्रा में ये बहुत अक्षर बहुत घुमावदार हो गए। तमिल का इतना अक्षर घुमावदार हो गया कि उसको बहुत कंफ्यूजिंग वाले हो गए उसके लेटर्स। और जब आप इनिशियल में ले जाते हैं 2300 साल पहले अशोक शासन काल में, वो दोनों सिंपल है, दोनों एक ही जगह से निकले हैं। तमिल का आ या हिंदी का आ, दोनों का मूल स्वरूप, मूल स्रोत क्या है? धम्मलिपि है अशोक की। लेकिन 2300 साल के समय काल में, 2300 साल में इतना बदलाव आ गया। उड़िया का अलग हो गया लेटर, बोलते आ ही है, लेकिन उसका लिपि के चिन्ह बदल गया। कन्नड़ का अलग हो गया, तमिल का अलग हो गया, मलयालम का अलग हो गया, लेकिन सबका स्रोत धम्मलिपि है। लेकिन जो मूल ढांचा है, स्वर, व्यंजन, आ ई, का वर्ग, चा वर्ग, सब में कॉमन है। केवल लिपि की जो चिन्ह है समय काल के साथ बदलता गया। भाई हिंदी को छोड़ के बाकी जो लिपियां भारत की हैं, धम्मलिपि में भी ऊपरी लाइन नहीं होती, कन्नड़ में भी नहीं होती, तमिल में भी नहीं होती, उड़िया में भी नहीं होती, हिंदी में अपना ली गई है अक्षरों को जोड़ने के लिए, अक्षरों को बांधने के लिए, कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाए। अशोक के जो अभिलेख लिखे हैं वो एक्चुअली सीधे लिखे हुए हैं, उसमें सेंटेंस का खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं सेंटेंस यहाँ से यहाँ चालू यहाँ खत्म हो, ऐसा नहीं है। भाई पता जाए यहाँ से फिर आधी लाइन पर खत्म हो रहा है, यहाँ से अगला सेंटेंस, पूर्ण विराम भी नहीं है उसमें, कॉमा भी नहीं है, एक्चुअली थे ही नहीं, भाषा का नहीं, बहुत शुरुआती स्वरूप है। तो आपके बड़े, और उनमें गैप भी नहीं कि अक्षर यहाँ से जैसे बुद्ध लिखा है, बुद्ध या शक्य मुनि लिखा है, ये दोनों गैप ज़्यादा हो, वो भी नहीं है। कई जगह बहुत पता चला ये ऐसा लगता है पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही अक्षर लिखा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है उसको कहाँ से का खत्म हो रहा है। तो शुरुआती स्वरूप है वो, स्वाभाविक है वो, उसमें ऐसा होगा। पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये बात के विकास है, बात के प्रतिमान है। तो हमें एक्चुअली हम एक स्रोत पे पहुंच जाएंगे इससे। भाई हमारा जो तमिल भाषी है वो अपनी भाषा को लेकर बड़ा सजग है, हमारी भाषा है, लिपि है। हिंदी भाषी अलग है, जब उन्हें पता है चलेगा भाई हिंदी का लिपि की ये स्वरूप,
तमिल का लिपि की स्वरूप 2300 साल में जाके सम्राट अशोक की लिपि पे खत्म होते हैं। मतलब सम्राट अशोक की धम्म लिपि तमिल, आज की तमिल की भाषा की भी जननी है, तमिल लिपि की जननी है, और हिंदी की देवनागरी की भी जननी है, उड़िया की लिपि की भी जननी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम एकता में बंधेंगे। एक स्रोत हमारा एक हो गया ना भाषाओं की लिपियों का। जब भाषाओं की लिपियों का स्रोत एक हो गया, जो भाषाई द्वंद्व है, भाषाई खींचतान है, वो जब लिपि की ये एकता में बन जाएंगे, लिपि के सूत्र में एक बनेंगे, एक जगह स्रोत है, तो उसमें भी कम कटौती होगी, कमी आएगी। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय फायदा है, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाई हमारा जो लिपि की का जो सृजन है वो तो अशोक की लिपि है। तमिल लिपि की भी वही है, देवनागरी की भी वही है, उड़िया की भी वही है, कन्नड़ की भी वही है। तो ये राष्ट्रीय महत्व के हिसाब से ही बहुत महत्वपूर्ण है। धम्म लिपि का ज्ञान इसलिए और महत्वपूर्ण है। जब हम धम्म लिपि पे पहुंचेंगे तो हम तमिल लिपि को भी हम कवर कर रहे हैं, देवनागरी को कवर कर रहे हैं, कन्नड़ को भी कवर कर रहे हैं। इसलिए इसका एक राष्ट्रीय महत्व भी है। इसका राष्ट्रीय महत्व भी बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास को जानने के लिए। एक्चुअली हमें हर वह क्षेत्र जो हमें एकता में बांधे, जो हमें एकता में पिरोए, उन सारे पहलुओं को, उन सारे सूत्रों को हमें ज़्यादा तजब्बो देना चाहिए। और धम्म लिपि उसका स्रोत है। जो भाषाई खींचतान है, उसके लिए हम धम्म लिपि के माध्यम से भाषाई, अलग अलग भाषा के आधार पर जो राज्य गठित हुए, उनकी एकता को, उनकी संस्कृति को हम एक सूत्र में मान सकते हैं। भाई हमारा जो लिपि चिन्ह है, हमारा आज बदल गया है, लेकिन वो उसकी यात्रा हम बैक फ्लैश कीजिए, उसको बैक में जाएंगे और धम्म लिपि का जो वहाँ सर्जन है, उसी सर्जन पर तमिल का अक्षर पहुंच रहा है और उसी पे देवनागरी अक्षर पहुंच रहा है। धम्म लिपि के ऊपर भी, तमिल के ऊपर ही मैंने एक रिसर्च तैयार किया, रिसर्च पेपर, भविष्य में को पढ़ने को मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्चुअली ये जो लिपियों का विकास है, भाषाओं का विकास है, क्षेत्रीयता रही है अपने अपने, आज भी क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीय शब्द हैं। अशोक के शिलालेख में खुद क्षेत्रीय शब्द हैं। गिरनार में जो बात वही बात कह रहे हैं, लेकिन शब्द को थोड़ा सा प्रारूप बदल रहा है। काल सिंह में जब वही बात कह रहे हैं तो कुछ क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो क्षेत्रीय प्रभाव सम्राट अशोक की शासनकाल की भाषा में भी है, लिपि में है। लिपि एक है, भाषाई में, भाषा में है, वो आज भी है। इसमें मैंने बताया, यहाँ राजा लिख रहे हैं, वहाँ लाजा लिख रहे हैं। जहाँ सम्राट अशोक अपने आप को राव लिखते हैं, राव, और राव हो गया, आज भी उपयोग हो रहा है शब्द। सिंही, साउथ में जाएंगे आप, सिम्हा हो गया, सा छोटी की मात्रा डॉट, सिम्हा ओरिजिनल धम्म लिपि का वर्ड है। वही आप बिहार में जाएंगे, सिन्हा हो गया। हिंदी बेल्ट में आएंगे, वही सिंह हो गया। और इसका मूल स्रोत धम्म लिपि, अशोक का शासनकाल, सिंही, सिम्हा, ओरिजिनल वर्ड सिम्हा। लेकिन आधा माँ जो है धम्म लिपि में, आधा माँ जो आता है, उसको साउथ में अभी भी सिम्हा ही प्रॉपर मूल स्वरूप में पढ़ा जा रहा है। हिंदी बेल्ट में बिहार में एक सिन्हा हो गया, ना हो गया वो। फिर हिंदी में आते आते सिंह हो गया। जो लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं तो वो वर्णव्यवस्था वाला नहीं, वो अशोक वाला सिंह है। हाँ, अशोक वाला सिंह है, अशोक वाला सिंह। वो संपर्क टूट गया उन लोगों का, संपर्क टूट गया। जो सिम्हा लिख रहा है साउथ में, या सिन्हा लिखा जा रहा है, या सिंह लिखा जा रहा है, वो सारा का सारा स्रोत है वो सिम्हा, सिंह धम्म लिपि के शब्द से है, पाली के शब्द है वो। अभी आश्चर्यजनक तथ्य है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंह का हम जब मतलब शेर। जब हम एक जगह पहुंचेंगे तो सिम्हा जो अपने आप को साउथ का सिम्हा अलग मानता है, हिंदी भाषी सिंह से वो पास में आ जाएगा, पास में आ जाएगा, सिन्हा पास में आ जाएगा। जो राव अशोक लिखते हैं, राव अपने आप को लिखते हैं, राव अभी बहुत से लोग सरनेम लगाते हैं। सम्राट अशोक अपने आप राव लिखते थे, राव। तो राव आज भी बहुत से सरनेम, सिंह बहुत से आसे राव का मतलब राजा। राजा। तो शाब्दिक जो यात्रा है, जिस यात्रा ने बहुत सी खाइयां भी पैदा की हैं कई जगह, वो खाइयां सब पट जाएंगी, सामाजिक खाइयां पट जाएंगी, सामाजिक जो ऊंच नीच पैदा की वो पट जाएगी। जब हम एक मूल उद्गम स्रोत पर पहुंचेंगे कि उद्गम स्रोत तो सभी का एक जगह से,
जगह जगह निकलने के कारण उसमें मतलब ये भाषाई के कारण विखंडन हुआ, मतलब जैसे अधिकांश भाषा बहुत बड़ा प्ले करती है। मतलब भाषा का बहुत बड़ा कार्य है। चलिए वो शब्द अपने आप में अपनी अलग लिपि हो गई उनकी, तो उन्होंने अपने आप को अलग पृथक मान लिया। बिल्कुल भाषा को लेके जैसे झगड़े हो कि हाँ, ये हमारा पृथक मान लिया। ये देव भाषा है तो ये इतने लोग पढ़ेंगे इसको ये नहीं पढ़ेंगे तो वो नहीं वो पढ़ेंगे। अपने भाषा ही वही हाँ। मैं मुझे आपको अपनी भाषा में गाली देना है, सपोज हम अलग अलग भाषी है, हम्म। तो आप पढ़ समझेंगे तो फिर लड़ाई होगी, इसलिए मैं अपनी भाषा में लिख देता हूँ, उसमें दे देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए तो बहुत सी चीज़ों भाई जो आप अपने आप को जिन चीज़ों को श्रेष्ठ मान रहे हैं उनको अपनी भाषा में मैंने अपना अलग नाम दे दिया, हम्म। नीच नाम दे दिया, अलग कर दिया, कमतर नकारात्मक नाम दे दिया। तो जो नकारात्मक ग्रंथ लिखे गए तो वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए कि दूसरा समझे ही नहीं, तो हो ये भी उसका- सकता था। वो भी उसका रीजन कुछ समझ में आ रहा भाई है मतलब। भाषाई द्वंद्वता रही है तो भाषाई द्वंद्वता। द्वंद्वता में कुछ भी जायज है। हम्म। तो भाषाई द्वंद्वता को हम धम्म लिपि से खत्म कर सकते हैं। धम्मलिपि, मतलब धम्मलिपि एक मूल स्रोत है, मूल स्रोत है लिपियों का, और पाली हम जब जाएंगे तो भाई वहाँ मूल स्रोत है, मतलब नेचर से निकलने वाला एक स्रोत है, बिल्कुल, ऊर्जा से और बिल्कुल। पॉजिटिव एनर्जी से। पॉजिटिव एनर्जी से। जब उसमें जो भाषाई खींचतान है, द्वंद्व है, ये बे खत्म हो मतलब जाएगा, क्रिएटिव खत्म होगा, मतलब सब भाईचारा पैदा हो जाएगा, भाईचारा चारों पैदा होगा। तरफ। ये तो बहुत बड़ी खोज है, बहुत 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 बड़ा उसमें बड़ी- अहम रोल ये उसका हम बहुत- अदा कर सकते हैं। बहुत, मतलब हम लोग जो शब्दों में एक दूसरे पर तीर चला रहे थे वो खत्म हो जाएगा वो खत्म है ही नहीं, वो तीर ही नहीं है, तीर ही नहीं है। वो तीर है ही नहीं है, हमने जबरदस्ती पैदा कर रखा है। भाई हमारे ऐसे दो भाइयों का झगड़ा आपसी, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं, को बेमतलब की बात। बेमतलब का। मतलब जहाँ विकास करना था तो हम विकास वो के आपस में ही बजाय- भाषा ही खींचतान लड़ रहे हैं। या दो भाई छोटे छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे का नाम बिगाड़ के लड़ते हैं ना, लड़ गए। तो उसी तरह का हो रहा है। आप देखिए 8-10 साल के जो बच्चे छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं, वो आपस में दूसरे नामकरण कर देते हैं, नहीं, कुछ ऐसा नामकरण कर देते हैं, चिड़े वो। चिड़े आप देखिए, आप आचरण में देखिए, जब दो छोटे बच्चे आपस में नामकरण कर लेते हैं चिड़े, तो वही भाषाई द्वंद्व का बचपना है, बचकानी हरकत है, भाषाई तौर पर बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, बचकानी बिल्कुल। हरकत है। मतलब मैंने ऐसा टर्म दे दिया आपको जो बुरा लगता है, वो टर्म से मैं आपको पुकारने लगा, जबकि टर्म का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी पैदा हाँ, की गई, ये एक्चुअली ये उचित नहीं है। उचित नहीं, इन टर्मिनोलॉजी को, वो एक्चुअली ये बचकानी टर्मिनोलॉजी है, सब उसको खत्म करना चाहिए। तब हम उस वैभव पर पहुंच सकेंगे जहां हम आज से 23 साल पहले बैठे हुए थे। अच्छा, मैं एक आपसे आखिरी प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे धम्मलिपि को काफ़ी गहराई में अध्ययन किया है, तो साहजिक बात है कि आपने सम्राट अशोक का जो उनका शासनकाल था या उनका जो फिलॉसफी थी उसको आपने गहराई से जानने की कोशिश जरूर की होगी। तो बिल्कुल। सम्राट अशोक का शासन, मतलब हम जैसे देखते हैं कि बाबा साहब बोलते थे कि भाई मुझे सम्राट अशोक का देश बनाना है, या कांशीराम साहब बोलते थे, या सम्राट अशोक बुद्ध को अपना आदर्श मानते थे। तो सम्राट अशोक का नाम एक बहुत बड़े इसमें लिया जाता है, मतलब सम्मान के साथ लिया जाता है। जी। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सम्राट अशोक के शासनकाल को लेकर और उनके थिंकिंग को लेकर? एक्चुअली सम्राट अशोक को जैसा शासक धरा पे पैदा ही नहीं हुए। जैसा आपने कहा बुद्ध धम्म, सम्राट अशोक बुद्ध धम्म को संरक्षण नहीं देते, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। धम्म उनने पालन किया, धम्म की शरण में आया, ये सच है, लेकिन तत्कालीन समय में जितने भी दूसरे पंथ थे, पाषंडास उपयोग किया, शब्द पाषंडा, जो पाखंड शब्द आज का है ना, वो पाषंडा से आया। अच्छा। पाषंड मतलब मत, धम्म। तो आप जो झारखंड में कुछ गुफाएं मिली हैं, लोमस ऋषि को आप सर्च करिए, वो मौर्यकालीन शासकों ने दान किए। अच्छा, गुफाएं दान की? दान किए, किसके लिए? आजीविका उस समय ग्रुप था, आजीविका के जो भिक्षुस थे, आजीविका जो भी साधु, जो नामकरण था उनका, उनके लिए जो सबसे पुराना थिएटर है भारत का, जो गुफा, ऐसी वैसी गुफा नहीं, लोमस ऋषि गुफा, मतलब सिंगल बहुत बड़ी ग्रेनाइट की चट्टान को काट के बनाई गई है, बहुत बड़ी चट्टान को, और भारत का सबसे पहले थिएटर घोषित किया उसको, वो मौर्य काल के राजाओं ने वो दान दिए। आजीविका उस लेख लिखा हुआ है, उस पर धम्मलिपि में लेख लिखा हुआ है, बकायदा हुआ लेख लिखा, उस पर लिखा हुआ है 19वें शासनकाल में, एक 12वें शासनकाल में दान दिए। मतलब मैं कहने का मतलब एक, जो दूसरे भी पंथ उस समय थे, जो हमारा आज का है ना, वसुकम कुटुम्बकम, सबको साथ लेने की जो हमारा आचरण है, संस्कृति है,
वो सम्राट अशोक उस समय भी आचरण कर रहे हैं। और सम्राट अशोक सभी को साथ में लेके चलने की बात करते हैं। अपनी बात किसी पे थोपना नहीं चाहते। ये बुद्ध क्या कहते हैं, पहले सोचो, मनन करो। हुँ, हुँ, हुँ। भाई कलाम सूत्र में बुद्ध खुद कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो मत मानिए हुँ, आप, हुँ। या आपके पुरखों ने कहा है वो मत मानिए, गुरुओं ने कहा वो मत मानिए। भाई आपको तर्क की कसौटी पर जो खरा उतरे वह बात मानिए, खुद परखिए। तो सम्राट अशोक बहुत ही छने हुए जो ज्ञान है, बिल्कुल पका हुआ ज्ञान बुद्ध का, ये हमारे और पुरातन संस्कृति का, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भाई आज भी हम मित्र राष्ट्रों से मित्र दोस्ताना संबंध चाहते हैं। सम्राट अशोक उस समय कह रहे हैं, अंत्यों के राजा यवन राजा के वहां भी तब में पढ़नी, मतलब श्रीलंका, उस समय केतल पुत्र सत्य पुत्र ये भी अशोक के राज्य में नहीं थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो पांड्या चोल्या उस भाग नहीं थे। वह सब जगह अपना मनुष्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, शांति कायम करने के लिए दूध भेज रहे हैं। आज भी हो रहा है वो। आज भी हर राष्ट्र चाहता है कि पड़ोसी जो राष्ट्र है उसका वो अच्छा रहे, खुशहाल वाला अच्छा रहे, हुँ, हुँ। उससे दोस्ताना संबंध रहे। सम्राट अशोक के संदेश में वो सब चीज है। सम्राट अशोक जन कल्याण के लिए बात करते हैं। वो पंथ विशेष को भाव नहीं देते, बढ़ावा नहीं देते। वो जन कल्याण की बात करते हैं। जो कालसी का शिलालेख है उसमें एक अभिलेख मिला है, सर्व लोक हितकारी, सब लोक हिताय, मतलब सभी लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं। और स्वाभाविक है वो ज्ञान के आधार पर लेकर चलने की बात करते हैं। तो जब ज्ञान की बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से हम जो उचित प्रतिनिधित्व है आपका, जो सच बात है भाई उसी को माना जाएगा। मतलब इसमें इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सत्य को स्थान देते थे और असत्य को, जो बुराई है उसको तो बिल्कुल, प्रश्न ही नहीं करते थे ना, बिल्कुल। भाई कि उस भई समय जो बलि प्रथा थी अपने हाँ, शिलालेख में बंद करवा रहे हैं, बंद बलि करवा प्रथा दें। नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। खुद की किचन में कहते हैं हजारों जानवर काटे जा रहे थे, वो हुँ, बंद करते हैं। हुँ, हुँ, जो आखेट या बिहार यात्राएं जो होती थी उसको धम यात्रा में बदलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो धम जो यात्राएं आज होती है, धार्मिक धार्मिक यात्राएं, वो सम्राट अशोक ने शुरुआत की है। भाई उन्होंने शुरुआत की कि भाई जहाँ हमारे स्थान है जो अच्छे धार्मिक स्थान, वहाँ जनता जाए घूमने, खुद भी जाते थे। जहाँ पे उनका ज्ञान अर्जन हो। जहाँ भाई बुद्ध के गया उस समय संबोधि था, 10वें शासनकाल में गए, लुम्बिनी 20वें शासनकाल में गए, अभिलेख में लिखा हुआ है, उन्होंने अभिलेख में खुदवाए हैं। खुद भी गए और जहाँ अपनी पब्लिक को, अपनी आम जनता को भी आह्वान कर रहे हैं। चलिए आम जनता को आम जनता नहीं मानते, वो अपनी संतान मानते हैं। सबे मुनि से पजा ममा, ऐसा उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। सबे मुनि से पजा ममा, मतलब समस्त मनुष्य मेरी संतान है। इवन ये आक्रमण की बात भी करते हैं तो अपने पुत्र या पोत्रे जो होंगे बाद में उनको करते, पहले तो आप आक्रमण ना करना किसी राष्ट्र पर। हुँ, वो कहते हैं धम्म में विजय सबसे बड़ा विजय है। भाई युद्ध में आप मार के जीत जाओगे, वो विजय नहीं है। मैं अपनी बात मनवाकर आप पे विजय प्राप्त कर लूं, वो असल विजय है। तो धम्म विजय को वो ज्यादा बढ़ावा देते हैं। मतलब मैं अपनी बात आपसे सौहार्दपूर्ण मामले आपसे मनवा लूं और तब आप में जो मेरे प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो, वो एक्चुअली धम्म विजय है। मैं जाके आपका अहित करके, डरा के आपसे बात मनवाऊं, वो असल वजह नहीं है। तो बुद्ध की जो ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान है, अशोक का शासनकाल के जितने राजज्ञाओं में जो ज्ञान मिला है हमको ओरिजिनलिटी में, वो बहुत उच्च लेवल का है। वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अशोक के राजज्ञाओं की एक भी बात ऐसी नहीं कि वो हमें आज प्रासंगिक नहीं है। और अशोक के कुछ 2 या 10-25 लाइन का अभिलेख नहीं है। उनके यदि समस्त अभिलेखों को मोटा किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो कम से कम 18 से 20,000 शब्द हो जाते हैं। एक मोटी किताब बन जाएगी। बहुत बड़ा साहित्य सृजन है जो पत्थरों पे लिखा पड़ा है। उसके संकलन की ज़रूरत है। संकलित है, हुँ, हुँ, लेकिन उसको प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। भई उस लिपि में लिखा, उस लिपि का ज्ञान नहीं है, उस भाषा का हुँ। ज्ञान नहीं है। जब उस भाषा और लिपि का ज्ञान होगा, तो उनके आचरण में आप ऑटोमेटिक अच्छे रास्ते के ऊपर जाएँगे। तो इसलिए आवश्यकता है कि वो जो हमारा खोया हुआ ज्ञान है, धरोहर है हमारी, उसको पुनः समाज में लाया जाए।
और पुनः समाज में लाए तो समाज को लाभान्वित होगा, देश का आधुनिक हित होगा। भारत के अंदर तो बाबा साहब ने किया है, मतलब जैसे नोटों के ऊपर शेर का चिन्ह दिया, तीन तीन जो चार चार चिन्ह हैं। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि जन कल्याण हो। हम्म, और जब पूरा ज्ञान यदि उतर के समाज में आएगा तो समझिए कितना ज्ञान, कितना उत्थान होगा। भाई सम्राट अशोक ने जो शिलालेख खुदवाए हैं, बड़े बड़े स्तंभ खड़े करके जो 2300 साल से आज भी खड़े हुए हैं, उन पर जो अपना ज्ञान लिखवाया है, वो कुछ ये नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो या ये करो वो करो, ये नहीं लिखा है भाई। स्तंभ में ज्ञान लिखा है, या उनमें जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो कार्य लिखे हैं उन्होंने। जो दिल्ली टोपरा का जो 5वां शिलालेख है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, उसमें कम से कम 30 प्रकार के जानवरों को वध करने का मना करते हैं। अच्छा, वध नहीं होगा, अरे बाप बस छोटे छोटे आपके सुअर हो गए, आपके तोता, मैना, हंस, कछुआ, इस तरह के 30 तरह के जानवर। उस समय आपको जानकर हैरानी होगी, जो बैलों का बधियाकरण होता है, उस समय बैलों का बधियाकरण तो होता ही था, बकरों का भी होता था, मुर्गों का होता था। मुर्गों का भी होता था। हाँ, तो मुर्गों के बधियाकरण, बकरों के बधियाकरण में रोक लगा देती है, क्योंकि बहुत कष्टप्रद है वो जीवन। आप कुछ कचरा बाहर फेंक दें, वहाँ पे छोटे छोटे वो कीड़े पैदा हो जाते हैं। मतलब इतना महान शासक जो 52 लाख वर्ग किलोमीटर शासन कर रहा है, वो छोटे से कीड़े पड़ गए, उनको भी उन पर लिख रहे राजा कि उनको नहीं मारना चाहिए। भूसी आपने बाहर फेंक दी घर से, 10 दिन में उसमें छोटे छोटे कीड़े नहीं आते आ जाते, बोला इन कीड़ों को भी नहीं मारना है आपको। उस पे भूसी में भी आप आग आग नहीं लगा सकते। बराबर, वो आज जैविक कीड़े जो है उससे कारण जो फसल पैदा होती है वो हाँ, महत्वपूर्ण माने गए। वो बहुत जरूर हमारा मित्र है भाई, वो मित्र है, मित्र मित्र है, कीटनाशक मित्र प्लस जीव है, वो उसको नहीं जीव भी मारना है, है। जीव भी है, बिल्कुल। जंगलों में आग नहीं लगाने, आग लगाने पे दंड है, बिल्कुल। आज भी है, उस समय भी था, उस समय भी था। वो अभिलेखों में लिख रहा है। वो मैंने अभी बताया ना आपको, हर आदमी को पढ़ने को कह रहे हैं हर चतुर्मास में, हर 4 साल बाद, हर 4 साल कम से कम पढ़ना है आपको एक बार। पानी के बारे में कुछ कहा उन्होंने ऐसे? पानी संरक्षण के लिए, हाँ, पानी भाई संरक्षण, पेड़, रोड, पेड़ सड़क का है ना, एक्चुअली जो उन्होंने सड़क मार्ग से अपने शहर जोड़े हुए थे, अच्छा, तो सड़क किनारे उन्होंने कूपास खुदवाए, वहां पे अपने कुएं खुदवाए और फलदार वृक्ष लगवाए। और वो नल जो कूप थे, वो न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के पीने के लिए भी थे। तो हर कुछ एक किलोमीटर पे उन्होंने वो कुएं खुदवाए और पौधे लगवाए, मतलब पानी के संरक्षण समझते थे वो। तो आवागमन यदि आपका रहेगा, आपकी यात्राएं होंगी, यात्राएं बहुत होती थी उस समय, तो सड़क किनारे यदि कुआं होंगे, जानवर उस समय भाई जानवरों की सवारी होती थी, तो उनके लिए पानी का पीने का साधन बहुत आवश्यक था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अच्छा, उस समय की जीडीपी मतलब 31% के आसपास है, ऐसा इतिहासकार हाँ, बोलते हैं। बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि बहुत 35%, 35 इस तरह जीडीपी का उन्होंने अनुमान लगाया है। ये सच भी है, एक्चुअली उस समय बहुत बड़ा भूभाग था हमारा, और हम बहुत उस समय यदि तुलनात्मक रूप से अशोक के शासनकाल में देखें, तो उनकी हम उम्र जो शासक रहे उस समय के, कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता इतने इतने बड़े शासक, उतने बड़े बड़े शासक रहे और हो। इसलिए उसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता है। बिल्कुल भाई, भारत का जो वैभव था भाई, उसके जो अभी पॉलिश थे पत्थरों की, आज भी हम उस पॉलिश को नहीं खोज पाए भाई। उस पॉलिश पे अंग्रेज तो ये समझते थे कि बहुत से जो यूरोपियंस आते थे, टूरिस्ट ट्रेवलर्स जो आए हैं दुनिया भर के समय काल में, अलग अलग समय काल में, उसको जब टच करके देखते थे कि पीतल का है, मेटल पॉलिश है, जबकि वो पत्थर है। पत्थर है, पत्थर है भाई, लगता था पीतल जैसे। पीतल भाई है ना, सांची में एक छोटा स्तंभ लगाओ टूट गया, उस पर आप हाथ चलाइए, वो इतना चिकना है कुछ पूछिए मत। तो पॉलिश हम आज भी नहीं खोज पाए। तो आपसे अभी लास्ट प्रश्न मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुरातत्व के हिसाब से, मतलब भारत के अंदर में जो सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए शिलालेख है या स्तूप है, इसके संरक्षण के लिए आम जनता या शासन ने क्या भूमिका निभानी चाहिए? क्योंकि बहुत जगह हम भाई देखते हैं। एक्चुअली ये हमें इनके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। एक्चुअली हमारे पुरखों के निशानियां हैं, ये हमें यह बताती हैं कि 2300 साल पहले, 2300 साल पहले हमारे पुरखे किस अवस्था में, किस वैज्ञानिक उच्चता को छूते थे। उनकी जो पॉलिस है, ये मॉडर्न पॉलिस है, उनके जो स्तंभ है, उसको देखकर गर्व होता है कि 2300 साल पहले भी हमारी जो वैज्ञानिक शैली, हमारा जो विकास था, मूर्तियों का विकास था, जो पत्थरों पर डिजाइनिंग का विकास था, वो उत्कृष्ट श्रेणी का था, अतुलनीय था। तो उस परंपरा के भाग हम आज की पीढ़ी है, तो उस परंपरा से हमें खुद को जोड़ना होगा, और उसको अपने उस संरक्षण के लिए आम जनता को ही प्रयास करना होगा कि उसका संरक्षण, ये हमारी विरासत है।
कोई विदेशी आता तो हम उसको दिखाते, हमारे 300 साल पहले हमारे पास ही विकास था। भाई विदेशी जो आज आविष्कार कर रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आविष्कार हमारे पुरखे पहले कर चुके हैं। तो हमारा ही जो इतिहास की वैभवता दर्शाने के लिए, हमारे इतिहास की वैज्ञानिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो जितने भी मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप हैं, ना केवल मौर्यकालीन बल्कि बाद की और पहले की जो भी हमारी संरचनाएं हैं, वो सारी के साथ संरक्षण योग्य है। वो हमारी धरोहर है, वो हमारी जान है, वो हमारी पहचान है, और उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। शासन स्तर पे बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अभी मैं तालपुरा गया था। तालपुरा में भी सम्राट अशोक के लिखे हुए मतलब कुछ जो धम्मलिपि के अंदर मुझे देखने को मिले। और बोर्ड पर जैसे रोड पे बोर्ड भी नहीं है कि तालपुरा कोई स्तूप वाला एरिया है, जबकि अंदर गए तो फिर कोई बता रहे थे कि यहाँ कोई राजा आता था, तो भूतिया राजा है, तो कुछ ऐसे अपभ्रंश है, बोर्ड ये नहीं वो लगे, रोड नहीं कालांतर में बने। खैर इस तरह की हाँ, बहुत सारी ऐसी कथ्य कहानियां प्रचलित हो हम्म, जाती हैं, लेकिन वो संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा, हमें नागरिक के हिसाब से संवैधान अधिकार है आपको। ये तो आपको कर्तव्य है कि इस तरह संरक्षण करना है आपको। तो हर नागरिक को अपना कर्तव्य है कि हमारी जितनी भी पुरानी विरासत है, ऐतिहासिक चीज़ है, उनको संरक्षण करना है। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें कवर है। तो हमें अपना अपना यदि हम खुद ही उसको संरक्षण करने लगे, हर नागरिक हमारे देश की वो धरोहर प्रॉपर्टी है, उसको संरक्षण करने लगे, अपने आप संरक्षित हो जाएँगी, हम्म, और अभी संरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने काफ़ी अच्छा मतलब ज्ञानवर्धन किया हमारा और हमारे दर्शकों का भी। और धम्मलिपि पर इतने गहराई में और इतने विश्लेषणात्मक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और जानकारी ही नहीं दी बल्कि भारत के जो मूल इतिहास पर भी आपने बात कही। और सम्राट अ, अशोक के शासनकाल और उनके जो कार्य उन पर आपने काफ़ी गहराई से अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उसका एक प्रैक्टिकल रूप भी बताया। और भारत की जनता के लिए और भारत शासन के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। और सबके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे उन्नति के द्वार खुलेंगे। और आपने जो इसके लिए अथक प्रयास किया है और मेहनत की है, इसके लिए आपका साधुवाद है। साधु। और अ, धन्यवाद हमारी तरफ से बिल्कुल, आपको। आप भी लिपि सीखिए। मैं तो नहीं कहूँगा, सांची दानम के माध्यम से गूगल आप करेंगे, सांची दानम बिल्कुल। लिखेंगे तो किताब आपको दिखने लगेगी। हम्म, अमेज़न पे मेरी चारों किताब उपलब्ध है। सांची दानम आप इंग्लिश में टाइप करें दिख जाएगी ये। अच्छा तो अच्छा। बिल्कुल आप किताब को, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आप इस किताब के माध्यम से धम्मलिपि ज़रूर सीखें। अपने शौक के लिए सीखिए, तो आप अपने आप अपने इतिहास से जुड़ते बिल्कुल जाएँगे। बिल्कुल बिल्कुल।